जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल आरटी प्रिंस पे। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो साथियों देखिए, यहाँ पे हम लोग जो है पीओटी प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग या फिर जो आपका जो ट्रेनिंग मैथोलॉजी थ्योरी होता है, जो कि सीआईडीएस अगर आप करते हैं तो वहाँ पे आपका एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट में से एक है, जहाँ की 100 क्वेश्चंस होते हैं और 50 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। 100 मार्क्स का होता है, 50 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं आपको सीबीटी एग्जामिनेशंस में। तो काफ़ी सरदर्द रहता है इस सब्जेक्ट को लेकर के। इसी के लिए मैं आप लोग को यहाँ पे जो तैयारी करवा रहा हूँ। तो पार्ट 1 जो था वो मैंने आपको करा रखा है, जिसमें कि पार्ट 1 में आपको टॉप 100 क्वेश्चंस करा रखे हैं। अब आज के वीडियो में हम लोग और जो है 100 क्वेश्चन देखेंगे। अब पार्ट 3 में जो है बाकी के बचे हुए 100 क्वेश्चंस देख करके ये पूरा जो मटेरियल है इसका सीआईटीएस का जो आपका पीओटी का पूरा कंप्लीट खत्म हो जाएगा। और इसके अलावे फिर आप लोगों को अतिरिक्त अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर आप लोगों को जो है वो क्वेश्चंस भी हमें करा दूंगा, जो कि प्रीवियस ईयर जो पूछे गए थे क्वेश्चंस। देखिए जैसे कि ये सब जो है ये क्वेश्चंस पूछा हुआ गया सब क्वेश्चन है, देख लीजिए। ये डायरेक्ट टू डायरेक्ट जो है क्वेश्चंस आया हुआ था, देख पा रहे होंगे। देखिए ऑप्शन आईडी ये सब कुछ दिया हुआ है, क्वेश्चन आईडी सब कुछ दिया हुआ। तो चलिए, हालांकि ये सब जो क्वेश्चन भी जो फ्रेम हुआ है ना, इसी से ही हुआ है, मतलब ये जो क्वेश्चन हैं इसी से फ्रेम हुए हैं। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। बहुत बेहतरीन ढंग से समझ के क्वेश्चन को करेंगे, बस आप लोग जो है साथ बनाए रखिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 101, ठीक है। द मटेरियल्स प्रिपेयर्ड बाय द इंस्ट्रक्टर फॉर हिज पर्सनल यूज इज कॉल्ड। कहा जा रहा है कि जिस सामग्री को अनुदेशक अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए तैयार करता है उसे क्या कहते हैं? अपने स्वयं के लिए। टीचर, अनुदेशक कौन होते हैं? जो आईटीआई में पढ़ाते हैं उसको अनुदेशक कहा जाता है। तो जब वो ट्रेनिंग्स को पढ़ाएंगे, जब वो बच्चों को पढ़ाएंगे, तो वो जो मटेरियल्स जो तैयार करते हैं उसको क्या कहा जाता है? जाहिर सी बात है, उसको क्या कहेंगे हम लोग? टीचिंग मटेरियल्स कहेंगे। क्या कहेंगे? टीचिंग मटेरियल्स। अध्यापन सामग्री ही तो कहेंगे उसको। लर्निंग मटेरियल्स नहीं होगा, अधिगम मटेरियल्स नहीं होगा। ये स्टूडेंट्स के लिए बनाया जाता है, ये स्टूडेंट्स के लिए। ये भी क्वेश्चन मिलेगा आप लोग का, लर्निंग मटेरियल्स रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा, अभी आपको कराऊंगा मैं, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है? टीचिंग मटेरियल्स, क्योंकि इंस्ट्रक्टर जो है अपने लिए तैयार कर रहा है, ताकि उन चीज़ों को वहाँ पे हिंट्स के तौर पे भी पॉइंट्स लिखे हुए रहेंगे कि हाँ इन चीज़ों को डिस्कस करना है, ताकि बच्चों को उन चीज़ों के बारे में बताना है, या फिर बहुत जो भी चीज़ें हैं, मतलब पूरा बेसिकली सारा कंसेप्ट टीचर अपने हिंट्स के लिए रखता है, मटेरियल्स बनाता है, वही चीज़ है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला 102 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसएडवांटेज ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। कह रहा है कि वस्तुनिष्ठ प्रकार परीक्षण का हानि पूछा गया है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट जो होता है, जैसे कि मान लीजिए फिल इन द ब्लैंक्स, कल का वीडियो में आप लोगों को बताए थे, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, मैच द फॉलोइंग हो गया, वन वर्ड जो है होता है, या फिर जो आपका एमसीक्यू बेस्ड होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसका एक बोला आपको ये बताना है कि मतलब डिसएडवांटेज बताना है, हानि बताना है, खामियां बताना है। तो क्या है, देखिए ये बहुत ही डिफिकल्ट होता है तैयार करने में, मतलब कि डिफिकल्ट टू प्रिपेयर। जब ये इस तरह का जब एमसीक्यू आप प्रिपेयर करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, तो वो तैयार करने में थोड़ा सा कठिन होता है। जाहिर सी बात है, अगर सब्जेक्टिव में अगर आपसे बोल दिया जाए, जैसे क्वेश्चन दे दिया जाए, ठीक है, कि जो है भारत का कैपिटल क्या है, भारत का कैपिटल क्या है, तो उसमें फिर क्या है, ऑप्शंस बनाने पड़ेंगे, 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन बनाना पड़ेगा। तो एक जो है क्या हो रहा है, थोड़ा सा काम और बढ़ जा रहा है, इसलिए कठिन होता है इसको तैयार करने में। अगला क्वेश्चन, लेकिन वही सब्जेक्टिव रहता तो सिंपल पूछ दिया जाता उसमें, ठीक है, क्वेश्चन डायरेक्ट कर दिया जाता। लेकिन यहाँ पे है कि आपको ऑप्शंस भी देना पड़ता है। 103 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वस्तुनिष्ठ प्रकार परीक्षण है। तो यहाँ पे आप बता दीजिए कि 4 ऑप्शन में कौन सा होता है। देखिए एक्सप्लेनेशन टाइप, एसे टाइप, फिल इन द ब्लैंक्स, नन ऑफ दिस। तो मैंने अभी आपको बताया है कि जो आपका वस्तुनिष्ठ प्रकार का जो परीक्षण होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट जो होता है, उसमें मैच द फॉलोइंग भी हो सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकता है, एमसीक्यू बेस्ड हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान भरे प्रकार। अगला क्वेश्चन 104, द सीट विच शोज द रिजल्ट ऑफ टेस्ट इज कॉल्ड। कह रहा है कि परीक्षण के परिणाम दिखाने वाले पत्र को क्या कहते हैं। मान लीजिए आप जब पढ़ाई करते हैं, या फिर जो है आप 10th में पढ़ते थे, 10th का एग्जाम आप दिए थे, तो एग्जाम देने के बाद आपको जो है एक अंक सूची मिली, जिसको कि हम लोग मार्कशीट कहते हैं, जिसमें कि सब्जेक्ट वाइज जो है आपका यहाँ नंबर दिया हुआ रहता था। तो उस सीट का नाम क्या है? जाहिर सी बात है क्या कहते हैं हम लोग? मार्कशीट कहते हैं, ठीक है। आसान क्वेश्चन है। 105 देखिए, द मशीन
इन मशीन स्टार्ट बटन इज यूजुअली इन डैश कलर। कह रहा है कि सामान्यतः जो है मशीन में स्टार्ट बटन किस रंग का होता है। जाहिर सी बात है, स्टार्ट बटन मेनली किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है, और स्टॉप बटन जो रोकने के लिए जो बटन होता है वो होता है रेड, ठीक है, जनरली। अगला क्वेश्चन 106, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विथ हाउस कीपिंग। हाउस कीपिंग में मैंने कल आपको बहुत अच्छे से कंसेप्ट दिया था, समझाया था और उसमें बताया था, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा इन 4 ऑप्शन में हाउस कीपिंग से रिलेटेड नहीं है, गृह व्यवस्था से रिलेटेड नहीं है। हाउस कीपिंग सिर्फ घर के लिए नहीं हो सकता, ये ऑफिस के लिए, मैं आपको कल बताया था, या ऑफिस के लिए, वर्कशॉप के लिए, सभी जगह के लिए हाउस कीपिंग कर सकते हैं। तो देखिए कौन सा रिलेटेड नहीं है, WIM। क्यों WIM क्यों नहीं है, क्योंकि WIM क्या है, रिटन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है, जो कि इंस्ट्रक्टर जो है अपने लिए तैयार करता है, ठीक है, पढ़ाने के लिए, अध्ययन सामग्री जिसको कहते हैं हम लोग। पर ये जो क्लीननेस हो गया, स्टोरेज ऑफ मटेरियल, फर्स्ट एड हो गया, ये सभी क्या है, हाउस कीपिंग के हिस्से हैं, इसलिए ऑप्शन चले जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन 107, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इसेंशियल मटेरियल ऑफ फर्स्ट एड बॉक्स। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स की एक आवश्यक सामग्री है। अब देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अब 4 ऑप्शन में जो है आपको जो है बताना है कि इसेंशियल फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या हो सकता है, आप बताइए। फर्स्ट एड बॉक्स में जाहिर सी बात है बैंडेज हो सकता है, फिर जो है हैंडीप्लास ये भी रख सकते हैं, डेटॉल रख सकते हैं हम लोग, फिर कॉटन जो रुई कहते हैं वो रहता है, बर्नॉल रहता है, ठीक है, ये सभी चीज़ें हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सभी, ये सभी जो है फर्स्ट एड बॉक्स के हिस्से हैं, इसलिए ऑप्शन लग गया ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 108 देखिए, कहता है क्लासरूम मैनेजमेंट इज क्लोजली लिंक्ड टू, कक्षा प्रबंधन डैश से निकटता से जुड़ा हुआ है। तो क्लासरूम मैनेजमेंट किससे जुड़ा हुआ है भाई, तो ये क्लासरूम मैनेजमेंट में अगर आप जो मान लीजिए क्लासरूम कहीं घुसते हैं या फिर क्लासरूम में अगर हैं आप, तो मैनेज ढंग से कैसे होगा क्लास, जब क्लास में डिसिप्लिन रहे, अनुशासन रहे, तभी तो क्लास अच्छे से ढंग से चलेगा, है ना। तो ऑप्शन ये वाला तो हो गया, डिसिप्लिन होना चाहिए। दूसरी बात कि रेस्पेक्टफुल वहाँ पे माहौल होना चाहिए, एक दूसरे को सभी रेस्पेक्ट करें, ढंग से बातचीत करें, टीचर आए तो टीचर का रेस्पेक्ट करें, ठीक है, ये चीज़ें हैं, ये भी हैं। उसके बाद मोटिवेशन, प्रेरणा होनी चाहिए क्लास में, नहीं तो क्या होगा, एक दिशा नहीं रहेगा, मोटिवेशन नहीं रहेगा तो मन नहीं लगेगा पढ़ाई में, ढंग का जो है शिक्षा प्रदान नहीं कर पाइएगा टीचर को। तो सभी तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे सही, इसलिए ऑल ऑफ दिस हमारा यहाँ आंसर लग जाएगा। क्वेश्चन 109, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्वालिटी ऑफ गुड काउंसलर। अब काउंसलर से रिलेटेड क्वेश्चन से फिर से आ गया है, जिसको कि मैं आप लोग को बता रहा था कि एक अच्छा जो परामर्श जो देते हैं, ठीक है, अच्छे परामर्श या फिर जो कहते हैं गुड काउंसलर का कौन सा क्वालिटी इन सब में से नहीं होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, कल मैं बताया था, एक क्वेश्चन था इसी पे कि उन्हें जजमेंटल नहीं होना चाहिए, वो जज नहीं करे, उस सिचुएशन को जो है सिर्फ बता सके, सिर्फ वो सजेशन दें चीज़ों को, बट वो जज नहीं करें। उसी तरह से यहाँ पे जो ऑप्शन है देखिए, ही शुड बी इन्वॉल्व इमोशनली विद द क्लाइंट। जाहिर सी बात है, कह रहा है कि उसे ग्राहक के साथ भावनात्मक रूप से सहभागी होनी चाहिए, ये गलत है। उन्हें इमोशनल रूप से जो ग्राहक हैं उनके साथ अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि काउंसलर का काम है उचित मार्ग, उचित मार्गदर्शन को देना। अगर मान लीजिए ढंग के जो भी अच्छे काउंसलर हैं, जो हकीकत है, जो सजेशंस हैं, ठीक है, जो मार्गदर्शन है, उन्हें ढंग से अगर नहीं देकर के वो भावनात्मक रूप से जुड़ जाएंगे तो कहीं ना कहीं गुड काउंसलर नहीं कहलाएंगे। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन कौन सा मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ नॉट लगाया था इसलिए हम लोग यहाँ पे लगा दिए ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, एक चीज आप लोग को बता दें, नॉट वाला टर्म बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, यही नहीं सिर्फ और भी कंपटीशन में नॉट जरूर देखा कीजिए, नहीं तो आप गलत कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन SWOT से आ गया है। SWOT मैंने आपको बताया था, इसका फुल फॉर्म एकदम ध्यान रखिए, WIM SWOT, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, इसमें 4-5 क्वेश्चन बने हुए हैं। देखिए, जैसे कि SWOT का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया था, S स्टैंड्स फॉर आपका स्ट्रेंथ, फिर जो आपका W है, W क्या होता है, वीकनेस, O से क्या होता है, अपॉर्चुनिटी, और T से क्या होता है भाई, तो T से होता है थ्रेट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि कौन सा SWOT में नहीं है, तो देखिए TS तो है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी है, लेकिन T फॉर मैंने आपको बताया थ्रेट, THREAT बताया, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है, थ्रेशोल्ड है, इसलिए आंसर लग जाएगा ये। SWOT में थ्रेशोल्ड नहीं होता, इसलिए आंसर लग जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 111, व्हाट इज द फाइनल स्टेप ऑफ टीचिंग। कहा जा रहा है कि फाइनल स्टेप जो है कौन सा है टीचिंग में, फाइनल स्टेप क्या है, तो बता दीजिए। फाइनल स्टेप, ओके,
तो यहाँ पे जो है अंतिम चरण बोला जा रहा है। जनरली आप लोग जो है अगर माइक्रो टीचिंग भी किए होंगे तो पे 4 जनरली स्टेप्स होते हैं पढ़ाई जब भी आप टीचिंग करते हैं तो, ठीक है। ऐसे तो 7 चरण भी होते हैं, और आपका ये जो क्वेश्चन यहाँ पे जो आप लोग मिलेगा वहाँ 5 चरण दिया गया है, लेकिन जनरली जो पढ़ाया जाता है तो 4 चरणों में पढ़ाया जाता है, ठीक है। जिसमें कि आप सबसे पहले जो है प्रिपरेशन करते हैं, उसको प्रेजेंटेशन करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आप समराइजेशन करते हैं, और जो है लास्ट में आप टेस्टिंग करते हैं। लास्ट में क्या करते हैं? टेस्टिंग, परीक्षण करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन पूछ करके, असाइनमेंट का जो है क्वेश्चन मतलब करा करके, मतलब क्वेश्चन वगैरह करके। तो फाइनल स्टेप बताइए क्या हो जाएगा? फाइनल स्टेप हो जाएगा टेस्टिंग हो जाएगा, ठीक है। टेस्टिंग आपका फाइनल क्वेश्चन हो जाएगा। आ गया इस बात समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए 112। एंटरप्रेन्योर्स आर, उद्यमी डैश होते हैं। तो उद्यमी को क्या होना चाहिए? मतलब कि एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं उन्हें मॉडरेट रिस्क टेकर होना चाहिए। थोड़ा बहुत तो देखिए ज़िंदगी में रिस्क लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप बिल्कुल रिस्क टेकर बनिएगा ही नहीं तो पता चलेगा कि आप ज़िंदगी में कहीं ना कहीं पीछे रह गए, है ना। तो वही चीज़ है, हाई रिस्क टेकर नहीं हो सकते कि एंटरप्रेन्योर्स जो है अगर लेंगे तो कहीं ना कहीं रिस्क वहाँ पे हो सकता है कि बिजनेस डूब जाए। इसीलिए मॉडरेट रहना चाहिए। ये आंसर आपका चले जाएगा। 113। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस? निम्नलिखित में से कौन सा तनाव के प्रभाव के बारे में सत्य नहीं है? ठीक है, स्ट्रेस जो होता है, जो तनाव होता है, उसके प्रभाव के बारे में बोल रहा है, कौन सा सत्य नहीं है? इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस, या फिर साइड इफेक्ट कर सकते हैं। स्ट्रेस का साइड इफेक्ट क्या है? तो देखिए, हाइपरटेंशन, इरेबिलिटी, चिड़चिड़ापन, मेमोरी बूस्ट, और यहाँ पे दिया है बाल झड़ना, गंजापन। तो जाहिर सी बात है, अगर स्ट्रेस होता है, आपको स्ट्रेस अगर होता है, तनाव होता है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि उच्च रक्तचाप, मतलब कि हाइपरटेंशन होगा, मतलब कि हाई ब्लड प्रेशर के आप शिकार हो सकते हैं। चिड़चिड़ापन, इरिटेबिलिटी आप में आ सकती है, बाल झड़ना, गंजापन जैसी शिकायतें भी आप में हो सकती है। लेकिन याददाश्त का बढ़ना, ये तो हो ही नहीं सकता। अगर टेंशन में आप रहेंगे तो क्या आपका याददाश्त बढ़ेगा? और तो आपका याददाश्त क्या होगा? खराब होगा। इसलिए आंसर लग जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 114। लेसन प्लान इज द वन ऑफ द मेथड ऑफ टीचिंग, व्हाट इज द अदर सुटेबल मेथड्स ऑफ टीचिंग? कहा जा रहा है कि लेसन प्लान जो है एक मेथड है टीचिंग करने का, ठीक है। अधिगम जो कराते हैं आप, जो बच्चों को पढ़ाते हैं, उसके लिए एक लेसन प्लान एक मेथड है। और दूसरा सुटेबल मेथड्स पूछा जा रहा है कि और क्या है टीचिंग कराने के लिए, पढ़ाने के लिए, और दूसरा मेथड क्या है? बहुत अच्छा मेथड पूछा जा रहा है, और दूसरा क्या है, ठीक है। तो साथियों देखिए, यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन सारे कवर कराया जा रहा है। आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइए कि कहाँ पे आप लोग को परेशानी हो रही है, या फिर जो है अच्छे से समझ में आ रहा है, वो जरूर कमेंट्स में मुझे शेयर कीजिए। और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक भी जरूर करके जाइएगा। देखिए, और दोस्तों को वीडियो को शेयर कीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, तो देखिए पाठ योजना शिक्षण की विधियों में से एक है पाठ योजना, जिसको लेसन प्लान कहते हैं। तो शिक्षण के अन्य उपयुक्त विधि क्या है? तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? डेमो प्लान। डेमो प्लान भी जो होता है ये शिक्षण की एक विधि है। लेसन प्लान, डेमोस्ट्रेशन प्लान, अगर आप CITOs कर रहे होंगे तो वहाँ पे आपको बोला भी गया होगा कि 10-10 जो है लेसन प्लान, डेमोस्ट्रेशन प्लान करके आपको जमा करना है, जिसमें से कि एक आपको फाइनल एग्जाम में डेमोस्ट्रेशन प्लान और लेसन प्लान के बारे में आपको वहाँ एग्जाम भी होगा। चलिए क्वेश्चन अगला एक बहुत आसान है, कंप्यूटर से रिलेटेड। बोला जा रहा है कि हाउ मेनी गीगाबाइट आर देयर इन 1 टेराबाइट? तो 1 TB में, ठीक है, 1 TB बराबर हाउ मच गीगाबाइट, ये बोला गया है। हाउ मेनी गीगाबाइट्स आर देयर इन, हाउ मेनी गीगाबाइट, सॉरी यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क यहाँ हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 1, ठीक है। तो इसलिए इसको मैं मिटा देता हूँ, सही रहेगा। चलिए देखिए, इसका जो है समझ लीजिए, हाउ मेनी गीगाबाइट्स, ठीक है, इन इज देयर इन 1 टेराबाइट, मतलब 1 TB में जो है कितना GB होता है, ये बोला जा रहा है। कितना GB होता है? जाहिर सी बात है कितना होता है? 1024 होता है। ध्यान रखिए, इसको कितना होता है? 1024। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। देखिए शानदार क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। 116 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ब्राउजर? निम्नलिखित में कौन सा ब्राउजर नहीं है? ठीक है, तो ब्राउजर कौन सा नहीं, ये बता दीजिए। फायरफॉक्स आपको पता होगा कि एक ब्राउजर होता है, ठीक है। क्रोम जो है एक ब्राउजर है, सफारी भी एक ब्राउजर है। अगर आप कंफर्म नहीं हो रहे हैं तो आप अपना प्ले स्टोर, मोबाइल फ़ोन के प्ले स्टोर में इन चीज़ों को सर्च कीजिए, देखिएगा ब्राउजर के रूप में ये आ जाएगा। लेकिन जो गूगल है, गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? गूगल हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? गूगल। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे। द क्लासिफिकेशन सिस्टम हैज़ डेवलप्ड by psychology teacher and
डैश कहा जा रहा है कि वर्गीकरण प्रणाली मनोविज्ञान शिक्षकों और डैश द्वारा विकसित की गई है। तो क्लासिफिकेशन जो किया गया है, वर्गीकरण जो किया गया है, वर्गीकरण प्रणाली, वो मनोविज्ञान के शिक्षकों द्वारा किया गया है। और किन के द्वारा किया गया है? तो टेक्स्ट एक्सपर्ट के द्वारा किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? टेक्स्ट एक्सपर्ट, अवतरण विशेषज्ञ के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन 118, डैश द ट्रेनिंग सुटेबली सो दैट दे कैन डेवलप इंटरेस्ट ऑन द टॉपिक। देखिए, प्रशिक्षु को उचित रूपेण डैश करें जिससे कि वे विषय में रुचि विकसित कर सकें। जाहिर सी बात है कि अगर ट्रेनी को आपको ट्रेनी के अंदर अगर रुचि पैदा करना है, ठीक है, इंटरेस्ट पैदा करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा? विषय में अगर इंटरेस्ट पैदा करना है तो प्रशिक्षकों को क्या करना होगा? ट्रेनिंग्स को क्या करना होगा? जाहिर सी बात मोटिवेट करना पड़ेगा, उन्हें कहीं ना कहीं प्रेरित करना पड़ेगा। इसीलिए जब भी पढ़ाना चाहिए सबसे पहले उन्हें मोटिवेट जरूर करना चाहिए। मोटिवेट इन द सेंस बहुत तरह से हो सकता है। एक आप स्टोरी करके भी कर सकते हैं, छोटा सा स्टोरी बता के भी कर सकते हैं। चाहे तो आप उनसे जो प्रीवियस क्लास में पढ़ा है जो क्वेश्चंस भी उन पे क्वेश्चन फेक करके उनसे जवाब लेके भी कर सकते हैं मोटिवेट, ताकि वो क्लास के प्रति अटेंटिव हो जाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 119, विच चॉक बोर्ड यूजेज मार्कर पेन फॉर राइटिंग। कह रहा है कि कौन सा चॉक बोर्ड लिखने के लिए मार्कर पेन का उपयोग करता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए? राइट एंड वाइप ऑफ विथ व्हाइट बोर्ड। ठीक है, चॉक बोर्ड यूजेस मार्कर पेन फॉर राइटिंग। अब आप जब पेन का यूज करते हैं, ठीक है, बोर्ड में लिखने के लिए, तो कौन सा बोर्ड? जाहिर सी बात है बहुत कॉमन है, लिख कर पोंछने वाला सफेद बोर्ड। ठीक है, लिख कर पोंछने वाला, जैसे कि आप मार्कर से लिखे व्हाइट बोर्ड में, आप फिर इसको पोंछ दिए, तो यही हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी चले जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग क्लासरूम मैनेजमेंट रूल डिस्क्राइब एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द स्टूडेंट। निम्नलिखित कक्षा प्रबंधन नियम में से कौन से नियम छात्रों से अपेक्षाओं का वर्णन करता है? तो देखिए, बहुत यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको होगा, बट मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। कह रहा है कि यहाँ जितने भी ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है, जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं, इन सब में से जो क्लासरूम मैनेजमेंट के जो रूल हैं, वहाँ पे स्टूडेंट से क्या एक्सपेक्टेशंस किया जाता है। मतलब एक समझिए सिंपल टर्म में कि एक क्लासरूम है, क्लासरूम में जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट से क्या आप आशा रखिएगा, स्टूडेंट से क्या आप एक जो है आशा रख सकते हैं। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा? क्लियरली स्टेटेड, स्पष्ट रूप से कहा गया। मतलब कि एक छात्र से क्लासरूम में आप ये जरूर आशा रख सकते हैं कि वो स्पष्ट रूप से बोल सकें, है ना, स्पष्ट रूप से अगर कुछ क्वेश्चंस भी कर रहे हैं तो स्पष्ट रूप से वो कह सकें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? क्लियरली स्टेटेड, स्पष्ट रूप से कहा गया। ठीक है, तो ये आप एक छात्र से क्लासरूम मैनेजमेंट में, मतलब क्लास में एक अपेक्षा रख सकते हैं, आशा रख सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर चल जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 121 देखिए, डिस्टेंस लर्निंग यूजेज विच ऑफ द टूल टू शो लाइव पिक्चराइजेशन। दूरस्थ शिक्षा लाइव चित्रांक दिखाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? जाहिर सी बात है, जब आप डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि अभी आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो यहाँ पे लाइव पिक्चराइजेशन के लिए जो है आप किन चीज़ों का सहायता ले रहे हैं? जाहिर सी बात है वीडियो का सहायता ले रहे हैं, वीडियो ही तो देख रहे हैं ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 122, एन इंस्ट्रक्टर यूजेज इंटरनेट। ठीक है, एक इंस्ट्रक्टर जो है इंटरनेट का उपयोग करता है, तो वो क्यों यूज करता है? जाहिर सी बात है, टू शेयर द नोट्स अमंग द स्टूडेंट। ठीक है, छात्रों के बीच नोट्स बांटने के लिए वो एक जो इंस्ट्रक्टर है, अनुदेशक है, वो इंटरनेट का उपयोग करता है। ऑप्शंस अलग देखिए तो ऑटोमेटिकली कट जाएगा। देखिए कह रहा है छात्रों को अपने दोस्तों से बात करने के लिए, तो दोस्तों के बीच बात करने के लिए छात्र इंटरनेट क्यों प्रोवाइड करके देगा? जाहिर सी बात है ना। फिर देखिए अपने जीवन की योजना बनाने के लिए ये चीज़ों के लिए जो है इंटरनेट का यूज क्यों करेगा इंस्ट्रक्टर, है ना। अपने घर की मरम्मत के लिए तो कोई ऑप्शन में ये सब दम ही नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 123 देखिए, अमंग द फॉलोइंग ट्रेट लीडरशिप सोशल इंटरेक्शन फ्रॉम लीडर्स इज डिस्क्राइब्ड बाय डैश ग्रुप। कह रहा है कि निम्नलिखित विशेषता नेतृत्व में नेताओं के बीच सामाजिक बातचीत डैश समूह द्वारा वर्णित की जाती है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंटरपर्सनल एट्रीब्यूट्स, मतलब कि पारस्परिक लक्षण। अब इसको मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको ऑप्शन बता रहा हूँ। इसका यही आंसर क्यों जाएगा? कहा जा रहा है देखिए सामाजिक बातचीत
समाज के बीच जो भी बातचीतें होंगी, जो कि एक नेता करता है, नेताओं के बीच सामाजिक बातचीत कौन सा समूह के द्वारा होगा? तो क्या हो जाएगा? पारस्परिक लक्षण, मतलब इंटरपर्सनल एट्रीब्यूट्स। मतलब देखिए समाज में अगर मान लीजिए ऐसे समझिए, नेता अगर समाज में जाके बातचीत कर रहा है, दैट मीन्स क्या कर रहा है? अपना इंटरपर्सनल एट्रीब्यूट्स वो वहाँ पे शो कर रहा है, मतलब कि पारस्परिक, एक दूसरे से बातचीत करना क्या हो? पारस्परिक, इंटरपर्सनल, यही जो है क्या है? लक्षण है लीडर का। मतलब एक जो नेता है वो इंटरपर्सनल एट्रीब्यूट्स के सहायता से समाज में बातचीत कर सकता है, ठीक है? तो इंटरपर्सनल एट्रीब्यूट्स या पारस्परिक लक्षण। क्वेश्चन 124, टू वर्क ऑन ए सिंगल प्लेटफॉर्म विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट स्टूडेंट एंड टीचर शुड बी फ्रॉम। कह रहा है कि इंटरनेट की मदद से एक ही मंच पर काम करने के लिए छात्रों और शिक्षकों को यहाँ से होना चाहिए। कहाँ से होना चाहिए? एक ही मंच पर मान लीजिए छात्र और जो शिक्षक बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, तो कहाँ से हो सकते हैं? ठीक है, तो ये लोग जो है शिक्षक या छात्र कहाँ से हो सकते हैं? जाहिर से कहीं से भी हो सकते हैं। जब इंटरनेट पे बात हो रहा है तो कहीं से भी तो हो सकते हैं ना, चाहे तो रूरल एरिया से भी हो सकते हैं, ग्रामीण इलाके से भी, या फिर अर्बन एरिया से, मतलब कि शहरी इलाके से भी हो सकते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर देखिए, अब यहाँ पे क्या है कि वीडियो तो बड़ा हो रहा है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको 2x में करके फटाफट रिवीजन भी कर सकते हैं, बाद में वीडियो को देख सकते हैं और जो है आंसर भी खुद से लगा सकते हैं। देखिए 125 नंबर है, कंप्यूटर एडेड लर्निंग इज डैश विच मेक्स टीचिंग इंटरेस्टिंग एंड जॉयफुल। कह रहा है कि कंप्यूटर सहायता प्राप्त शिक्षण एक डैश है जो शिक्षण को रोचक और आनंदमय बनाता है। तो यह जो है कंप्यूटर सहायता प्राप्त शिक्षण एक प्रकार का क्या है? एक रणनीति है, ठीक है, एक रणनीति है जो शिक्षण को रोचक और आनंदमय बनाता है, ठीक है, याद रखिए, इसमें ध्यान रखिए, क्या रखना है आपको? स्ट्रेटजी है, क्या है? रणनीति है। अगला क्वेश्चन 126 देखिए, ओवरहेड प्रोजेक्टर्स आर नॉर्मली यूज्ड इन क्लासरूम विच हैव स्टूडेंट स्ट्रेंथ अराउंड। कहा जा रहा है कि देखिए ओवरहेड जो प्रोजेक्टर्स होते हैं आमतौर पर उस कक्षा में उपयोग किया जाता है जहां छात्रों की संख्या कितनी होती है। तो इसमें देखिए ऑप्शन सबसे बड़ा वाला, मतलब कि ध्यान रखिए 35, जब क्लास में 35 बच्चों की संख्या हो वहां पे आप ओवरहेड नॉर्मली यूज कर सकते हो, ओवरहेड प्रोजेक्टर्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है, ओके। देखिए 127 नंबर, टीचर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज रिलेटेड टू। शिक्षकों की जिम्मेदारी होती है किन चीज से संबंधित नहीं होती है? इज नॉट रिलेटेड, देखिए नॉट लगा हुआ है, किससे संबंधित नहीं है। तो देखिए यहाँ इसका आंसर समझिए, छात्रों की विशेषज्ञता, मतलब कि स्टूडेंट एक्सपर्टनेस से टीचर की जवाबदेही जुड़ी नहीं होती है। लेकिन बात करेंगे टीचर की जवाबदेही क्या क्या हो सकती है, तो उत्साह से छात्रों को पढ़ाना एक शिक्षक की जवाबदेही होती है। वाद विवाद में भाग लेना, मतलब कि डिबेट्स जो होते हैं, डिबेट्स में पार्टिसिपेट करना एक शिक्षक की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, है ना। उसके बाद स्टूडेंट्स क्रिएटिविटी, छात्रों को रचनात्मक बनाना एक शिक्षक की जवाबदेही होगी। लेकिन छात्रों की विशेषज्ञता, उनका एक्सपर्टीज किस में है, वो टीचर नहीं बता सकता है, वो टीचर नहीं करा सकता है, वो स्टूडेंट खुद अपने आप में उन चीज़ों को ये जानेगा कि उसका किस चीज़ में विशेषज्ञता है, मतलब वो किस चीज़ में उसको रुचि है, वो किस लाइन में जा सकता है, वो किस फील्ड में जा सकता है, उसको साइंस पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है या उसको जो है सोशल साइंस पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है, उसको कॉमर्स लेना है या उसको साइंस लेना है, वो चीज़ स्टूडेंट खुद ही तय कर सकता है, क्योंकि उसको किस में इंटरेस्ट है वो तो खुद जानेगा ना, समझे। इसलिए आंसर चल जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 127 नंबर, विच जॉब डिजाइन अप्रोच टेक्स वर्कर टू डू डिफरेंट टास्क पीरियडिकली। कह रहा है कार्यकर्ता के समय समय पर अलग अलग कार्य करने के लिए कौन सा जॉब डिजाइन का तरीका होता है, ठीक है। तो देखिए कहा गया है कि जॉब डिजाइन अप्रोच टेक्स वर्कर टू डिफरेंट टास्क पीरियडिकली, मतलब कि अलग अलग कार्य, क्या है, अलग अलग कार्य करने के लिए जो है कौन सा तरीका में वो अलग अलग कार्य कर सकता है। समझिए कि बहुत सारे कार्य वो कर सकता है। कब कर सकता है? जब जॉब रोटेशन होगा, मतलब कभी ये जॉब भी कर ले रहा है, कभी वो भी जॉब कर रहा है, कभी ये जॉब कर रहा है, कि 4 मान लीजिए जॉब है, चारों जॉब ये क्या कर रहा है, कर ले रहा है। जॉब रोटेशन, कभी ये काम इसको दिया गया तो ये कर लिया, ये काम दिया गया तो ये कर लिया, ये काम दिया गया तो ये कर लिया, और फिर ये काम दिया गया तो ये भी कर लिया। क्या है? जॉब का रोटेशन हो रहा है ना, जॉब जो है क्या रोटेट करेगा, कभी ये कभी ये कभी ये कभी, तभी तो डिफरेंट डिफरेंट काम कर पाएगा, अलग अलग कार्य। अलग अलग कार्य मतलब जॉब रोटेशन है, ठीक है। कार्यवर्तन, ऑप्शन नंबर सी। 129, वर्कशॉप प्रैक्टिस इन्वॉल्व टूल्स एंड डिजाइन स्टेप्स फॉर।
कार्यशाला अभ्यास में इसके लिए उपकरण और डिजाइन चरण शामिल है। तो कार्यशाला में अभ्यास में मतलब कि वर्कशॉप प्रैक्टिस में, आप वर्कशॉप में जो है क्या क्या काम करते हैं। आप जाहिर सी बात है अगर वर्कशॉप में देखे होंगे कोई भी NSTI ITOTs में, तो हम मेटल का भी कार्य होता है, जैसे SMW शीट मेटल वर्कर वाले जो है मेटल वर्क करते हैं, कारपेंटरी वाले जो है कारपेंटर का काम करते हैं, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड वाले इलेक्ट्रिकल का काम करते हैं। तो क्या हो जाएगा वर्कशॉप में ऑल हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस मतलब सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गुड लेसन प्लान विल नॉट इन्वॉल्व, अच्छी पाठ योजना में यह शामिल नहीं है। तो क्या चीज शामिल नहीं होगा? स्टूडेंट्स लर्निंग, छात्रों का शिक्षण जो है ये गुड लेसन प्लान में शामिल नहीं होगा। ठीक है, तो भैया क्या क्या शामिल होगा पाठ योजना में? अच्छी पाठ योजना में क्या क्या शामिल होना चाहिए? एक देखिए, सबसे पहले कि सीखने का उद्देश्य, क्यों सीखेंगे हम? ये जो टॉपिक पढ़ाएगा एक टीचर, तो क्यों पढ़ाएगा, उद्देश्य क्या है, वो जरूरी है उस लेसन प्लान में डालना। शिक्षण गतिविधि, लर्निंग एक्टिविटीज, किस प्रकार से जो है बच्चा सीखेगा, क्या एक्टिविटीज उसमें कराना है, क्या डेमो उसमें कराना है, वो चीज़ें गुड लेसन प्लान में तय की जाएंगी। स्टूडेंट असेसमेंट, छात्रों का आकलन। ठीक है, छात्रों का आकलन इंपॉर्टेंट है, तभी तो गुड लेसन प्लान में जो है आपको पता चल पाएगा कि बच्चे कितना आपका बात समझ पाए हैं, है ना। तो छात्रों का असेसमेंट, ये सभी 3 ऑप्शन जो है होगा। और कौन सा इन्वॉल्व नहीं होगा? तो स्टूडेंट लर्निंग, छात्रों का शिक्षण। ठीक है, ये चीज़ इन्वॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि छात्र कितना सीखेगा वो कौन डिसाइड करेगा? छात्र ही तो करेगा। मान लीजिए टीचर बहुत अच्छे से पढ़ा रहा है, बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट का ध्यान कहीं और है, ठीक, कहीं और एब्सेंट माइंड है उनका, ठीक है, तो किसी ख्यालों में डूबे हुए हैं, तो उस केस में क्या होगा? स्टूडेंट्स लर्निंग, ये चीज़ें तो गुड लेसन प्लान में टीचर इन्वॉल्व नहीं कर सकते हैं, वो छात्र के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आई थिंक ये पॉइंट बहुत अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 131, विच प्रोजेक्शन इक्विपमेंट इज नॉट यूज फॉर टीचिंग या ट्रेनिंग? कह रहा है कि शिक्षण परीक्षण के लिए कौन से प्रक्षेपण उपकरण का उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, तो टीचिंग या फिर ट्रेनिंग के लिए कौन सा यहाँ पे इक्विपमेंट का यूज नहीं किया? देखिए जाहिर सी बात है, टेप रिकॉर्डर्स जो है बहुत पहले यूज किया जाता था, बट आज के टाइम में टेप रिकॉर्डर्स का यूज नहीं होता है। ठीक है, टैप रिकॉर्डर कहाँ क्या होता है? जहाँ कि आप ऑडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं और फिर कुछ जो बोलते हैं उसको फिर सुनाया जाता है। तो इसमें बस जो है आवाज़ का ही हो पाता है, लेकिन जो फिजिकल एक्सपीरियंस वगैरह जो वीडियो वगैरह के रूप में नहीं हो पाता है ये, इसलिए ये ऑप्शन लग जाएगा, नॉट आया, इसलिए ये ऑप्शन लग जाएगा। बाकी देखिए ओवरहेड प्रोजेक्टर्स जो होता है जिसमें क्या वीडियो और जो है ऑडियो सब कुछ सामने चलता है। LCD प्रोजेक्टर्स भी हो गया जिसमें वीडियो ऑडियो दोनों होगा, और वीडियो कैमरा में भी आपको जो है विजुअल्स देख पाइएगा, इसलिए इसमें टैप रिकॉर्डर वाला ऑप्शन चले जाएगा। अगला क्वेश्चन 132, इंडिपेंडेंट स्टूडेंट लर्निंग अप्रोच इज रिलेटेड टू, स्वतंत्र छात्र शिक्षण का दृष्टिकोण इससे संबंधित है। किस चीज़ से संबंधित है? देखिए इससे क्या हो जाएगा, स्किल्ड बेस्ड अप्रोच होना चाहिए। जो एक इंडिपेंडेंट, जो एक स्वतंत्र छात्र का जो दृष्टिकोण होना चाहिए शिक्षा से रिलेटेड, क्या होना चाहिए? स्किल बेस्ड होना चाहिए, कौशल आधारित होना चाहिए, क्योंकि कौशल आधारित ही बहुत आज के समय में जो है एक रोजगारमुखी कंसेप्ट है, इसीलिए स्किल बेस्ड अप्रोच होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, Which among the following is not an economic benefit of vocational education? अच्छा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसायिक शिक्षा का आर्थिक लाभ नहीं है? व्यवसायिक शिक्षा का आर्थिक लाभ नहीं है, तो देखिए इसमें हो जाएगा क्राइम रिडक्शन, अपराध की कमी। ठीक है, अपराध की कमी, क्योंकि ये यहाँ पे वोकेशनल एजुकेशन का इकोनॉमिक आर्थिक लाभ नहीं कहलाएगा, ये क्राइम रिडक्शन। ठीक है, कहीं ना कहीं अगर आप वोकेशनली ट्रेंड होते हैं, जैसे कि ITI वोकेशनल ट्रेनिंग है, इस तरह से अगर आप ITI कर लेते हैं, ठीक है, तो इकोनॉमिकली जो है आपको बेनिफिट मिलेगा। कैसे? कि आप स्किल्ड होइएगा और आप अपना रोजगार स्वरोजगार भी कर सकते हैं, या आप जॉब में भी जा सकते हैं। ठीक है, परंतु अगर आपके पास स्किल आया तो जाहिर बात है क्राइम तो रिडक्शन होगा, क्राइम में रिडक्शन, अपराध में कमी आएगी, परंतु इकोनॉमिकल बेनिफिट वे नहीं है। ठीक है, इकोनॉमिकल बेनिफिट क्या होगा? आर्थिक बेनिफिट, आर्थिक लाभ क्या क्या हो जाएगा? श्रम बाजार में परिणाम, कर्मचारी की उत्पादकता, कंपनी का प्रदर्शन, ये सभी आ जाएंगे इसमें इकोनॉमिक बेनिफिट आना है, लेकिन नॉट अ इकोनॉमिकल बेनिफिट ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग में आ जाएगा क्राइम रिडक्शन। अगला क्वेश्चन है 34, इन कोर्स डिजाइन विच अमंग द फॉलोइंग हेल्प इन डायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंटेंट? पाठ्यक्रम रचना में निम्नलिखित में से कौन विषय वस्तु की प्रत्यक्ष पहचान में मदद करता है? ठीक है, तो देखिए डायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंटेंट,
ठीक है। विषय वस्तु की प्रत्यक्ष पहचान में मदद कौन करेगा? लर्निंग ऑब्जेक्टिव, शिक्षण उद्देश्य। शिक्षा जो आप ग्रहण कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है, ठीक है, उद्देश्य क्या है। जैसे कि आप इलेक्ट्रीशियन बनना चाहते हैं, तो इलेक्ट्रीशियन बनना चाहते हैं तो आप ITI कर रहे हैं, तो ये आपका शिक्षण उद्देश्य है। तो जो कंटेंट्स होंगे जो आप देखिएगा वो क्या होगा? ITI से जुड़ा ही चीज़ वहाँ पे होगा। मान लीजिए कि फिटर है, इलेक्ट्रीशियन है, वेल्डर है, ये सभी है। अब कंटेंट, अगर आपको इलेक्ट्रीशियन बनना है तो आप किसका कंटेंट पकड़िएगा? इलेक्ट्रीशियन वाला कंटेंट पकड़िएगा। तो ये क्या हो जाएगा? डायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंटेंट है। किससे जुड़ा हुआ है? ऑब्जेक्टिव से, आपके जो आपका उद्देश्य है उससे जुड़ा हुआ है। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 135 देखिए, फॉर मेकिंग अ गुड लेसन प्लान टीचर शुड राइट लर्न प्रोसेस एट द डैश ऑफ द प्लान। कह रहा है कि एक अच्छी पाठ्य योजना बनाने के लिए शिक्षकों को योजना के डैश पर सीखने की प्रक्रिया लिखनी चाहिए, ठीक है। तो कहा गया है कि एक अच्छी पाठ्य योजना बनाने के लिए शिक्षकों को योजना के डैश पर सीखने की प्रक्रिया लिखनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लर्निंग प्रोसेस जो है, लर्निंग प्रोसेस को कहाँ लिखना चाहिए? मान लीजिए ये आपका एक लेसन प्लान है, लेसन प्लान में सीखने का जो प्रोसेस, लर्निंग प्रोसेस की जो चीज़ें हैं वो कहाँ लिखिएगा? तो जाहिर सी बात है, कहाँ लिखिएगा? सेंटर पे लिखिएगा, बीच में। जो मान लीजिए 1 घंटे का क्लास है आपका, तो उसमें बीच का जो मतलब कि टाइम होगा उसमें आप मेन जो लर्निंग प्रोसेस की चीज़ों को आप बताइएगा, ऐसे समझ लीजिए। आंसर हो जाएगा सेंटर। अगला क्वेश्चन देखिए 136, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन इंस्ट्रक्टर एंड टीचर? तो परीक्षण और शिक्षण के बीच मुख्य अंतर क्या है, ये बताना है। तो देखिए ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, बहुत ही शानदार सवाल है ये। देखिए यहाँ पे एक जो शिक्षक और परीक्षक मतलब इंस्ट्रक्टर और टीचर के बीच डिफरेंस पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। देखिए क्या होगा इसका आंसर? ए टीचर गिव्स नॉलेज एंड इंस्ट्रक्टर इम्पार्ट स्किल। कहा जा रहा है कि एक शिक्षक जो होता है ज्ञान देता है, मतलब कि नॉलेज देता है, पर एक जो परीक्षक जो होता है मतलब इंस्ट्रक्टर जो होता है वो कौशल प्रदान करता है। वो क्या प्रदान करता है? स्किल प्रदान करता है। तो यही डिफरेंस है दोनों के बीच। अगला क्वेश्चन 37 देखिए, इन एडिशन टू हैविंग high level of knowledge, high level of subject expertise and having a good value belief system, a competent instructor should display dash, ठीक है। कहा गया है हिंदी में देखिए, उच्च स्तर की विषय विशेषज्ञता और एक अच्छी मूल्य विश्वास प्रणाली होने के अलावा एक सक्षम प्रशिक्षक को डैश प्रदर्शित करना चाहिए। देखिए इसको समझ लीजिए, कहा गया कि एक इंस्ट्रक्टर के बारे में बोला गया है कि एक इंस्ट्रक्टर को जो है हाई लेवल का सब्जेक्ट एक्सपर्टीज में सब्जेक्ट का नॉलेज है, ठीक है, बढ़िया उनके पास जो है बिलीव सिस्टम है, बट साथ साथ और क्या होना चाहिए? तो साथ ही साथ उन चीज़ों के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑन डेवलपमेंट, मतलब खुद के विकास की भी जिम्मेदारी उनके पास होनी चाहिए। मतलब कि खुद अपने आप में भी वो ग्रो कर रहे हैं, खुद अपने आप में भी अप स्किल कर रहे हैं अपने आप को, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो ऑप्शन चल जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 138 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इन अ टीचर इज डिस्प्लेड टू फील कंसर्न फॉर प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय स्टूडेंट्स एंड द एफर्ट्स दे मेक टू कोप विद देम। हिंदी में है कि एक शिक्षक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता छात्रों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं और उनके साथ सामना करने के लिए किए गए प्रयासों को महसूस करने के लिए प्रदर्शित की जाती है। समझ लीजिए जैसे कि मान लीजिए कहीं भी कोई शिक्षण संस्थान है, स्टूडेंट को कुछ जो है प्रॉब्लम हो रहा है, स्टूडेंट क्या है कोई प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, ठीक है। अब उस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, उसके जो एफर्ट्स हैं ताकि उस प्रॉब्लम से वो बाहर आ सके, उसमें टीचर क्या अपना रोल निभाएगा, टीचर का क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, ये पूछा गया है। तो जाहिर सी बात है टीचर को सिंपैथी या फिर सहानुभूति प्रदान करनी चाहिए। मतलब कि खासतौर पे कहा जाए तो टीचर को स्टूडेंट के साथ में उनके प्रॉब्लम, उनके समस्याओं को सुनना चाहिए, समझना चाहिए और सहानुभूति प्रदान करना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन 139, मिस्टर शर्मा shows a sunflower plant in the class and asks student to observe the change in the position of the flower in reaction with the position with the sun. Mr. Sharma is playing a role of, कहा जा रहा है कि शर्मा जी
कक्षा में एक सूर्यमुखी का पौधा दिखाते हैं और छात्रों को सूर्य की स्थिति के साथ फूल की स्थिति में होने वाले परिवर्तन का निरीक्षण करने के लिए कहते हैं। शर्मा जी एक डैश की भूमिका निभा रहे हैं। कहा गया है कि एक स्कूल है, स्कूल में जो शिक्षक है उनका नाम है शर्मा जी, और वो क्या किए हैं, एक सनफ्लावर, एक जो है सूर्यमुखी का पौधा रखे हैं। उस क्लासरूम में लाइट भी आ रहा है, सन का लाइट आ रहा है, मतलब कि धूप आ रहा है। अब सनफ्लावर आपको पता होगा, जब भी जिधर सूर्य उगता है, जिधर सूर्य रहता है, उधर ही सनफ्लावर जो है उस दिशा में ही मुंह अपना कर लेता है। तो वो चीज़ शर्मा जी कह रहे हैं कि देखो वहाँ पे ऑब्जर्व करो। तो ये कौन सा यहाँ पे भूमिका वो निभा रहे हैं, जो इंस्ट्रक्टर हैं, ठीक है, वो जो टीचर हैं वो कौन सा भूमिका निभा रहे हैं? तो जाहिर सी बात क्या है, इंस्ट्रक्टर, मतलब कि प्रशिक्षक का वहाँ पे वो भूमिका निभा रहे हैं, ठीक है, इंस्ट्रक्टर। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, देखिए द 140 द डेवलपमेंटल टास्क मॉडल वाज डेवलप्ड बाय, ठीक है, विकासात्मक कार्य मॉडल इनके द्वारा, ठीक है, किनके द्वारा विकसित किया गया था? तो देखिए यहाँ पे ध्यान रखिए, इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हैविगस्ट, ठीक है, रॉबर्ट हैविगस्ट इसका आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, टास्क मॉडल, डेवलपमेंटल टास्क मॉडल जो बनाया गया था किसके द्वारा? तो रॉबर्ट हैविगस्ट के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन 141 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ लर्निंग, निम्नलिखित में से कौन शिक्षण का उदाहरण नहीं है? तो क्या हो जाएगा? ब्रीथिंग, सांस लेना जो है ये लर्निंग, ये यहाँ पे देखिए समझा देते हैं इसको, शिक्षण का उदाहरण नहीं है। ये सांस लेना जो है ना, जब जन्म लेते हैं उस टाइम से, जब होश नहीं रहता उस टाइम से भी लेते हुए रहते हैं। तो ये जो यहाँ पे कुछ सिखाया नहीं जाता है, ये खुद ब खुद स्वतः जो है भगवान का देन है, और इसको सीखना नहीं पड़ता है सांस लेना। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। साइकिलिंग आपको सीखना पड़ता है, विशिंग एल्डर्स, बड़े को अभिवादन करना, ये सीखना पड़ता है। फिर अच्छा खाना महकने पर मुंह में पानी आना, ठीक है, ये चीज़ें जो है आप लोग को सिखाई नहीं जाती, खुद ब खुद, मतलब कि इन चीज़ों को सिखाया जाता है, बट सांस लेना सिखाया नहीं जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन। अब देखिए, ये जो मैं पूरा क्वेश्चन 100 क्वेश्चन का जो वीडियो बना रहा हूँ, बिल्कुल एक बार बैठ के मैं पूरा बना रहा हूँ। अब आप लोग में इतना पैसेंस होना चाहिए कि आप लोग एक बार स्टार्ट कीजिए वीडियो को तो पूरा कंप्लीट करके जरूर उठिए। ऐसे नहीं कि आधा देख लिए छोड़ दिए, पूरा देख के कंप्लीट कर लिया कीजिए। देखिए अब क्वेश्चन 142 है, इंट्रोस्पेक्शन एज मीन्स ऑफ लर्निंग इन्वॉल्व्स, शिक्षण के साधन के रूप में आत्मनिरीक्षण में यह शामिल है। क्या शामिल है भाई? तो पे अटेंशन टू ऑन थॉट्स, अपने विचारों पर ध्यान देना, ठीक है। आत्मनिरीक्षण जब आप करते हैं, आत्मनिरीक्षण तो खुद का समीक्षा जब करते हैं, खुद को निरीक्षण करते हैं, खुद को जब एग्जामिन करते हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या करना चाहिए आपको? उस केस में आपको अपने विचारों पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है, अपने विचारों पर ध्यान देना, कि दूसरों के विचार में ऑप्शंस हैं, दूसरों का निरीक्षण करना, दूसरों का अवलोकन करना, दूसरों के व्यवहार की रिकॉर्डिंग करना, कुछ नहीं। आपको आत्म जहाँ तक बात आई, सेल्फ का जहाँ बात आया, तो वहाँ पे आपको अपने विचारों पे ध्यान देना होगा, अपनी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन 143, विच ऑफ दीज टर्म्स इज मोर जनरल एंड हायर, एम और लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। कह रहा है कि इनमें से कौन सी शब्दावली अधिक सामान्य और उच्च है, मतलब कि जनरल है और बड़ा है, उच्च है। लक्ष्य या शिक्षण उद्देश्य, ठीक है, लक्ष्य बड़ा होना चाहिए या फिर शिक्षण उद्देश्य बड़ा होना चाहिए, एम बड़ा होना चाहिए, फिर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बड़ी होनी चाहिए। जाहिर बात है हमें क्या बड़ा रखना चाहिए? अपना जो है लक्ष्य को बड़ा रखना चाहिए, ठीक है, एम को हमें अपना बड़ा रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन 144, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ सिलेबस, एक पाठ्यक्रम का कार्य क्या होता है? तो एक पाठ्यक्रम जो बनाया जाता है, सिलेबस जो बनाया जाता है, उसका क्या काम क्या है, फंक्शन क्या है? देखिए ऑप्शन से देखिए यहाँ पे दिया गया है, पाठ्यक्रम लक्ष्यों और शिक्षण के परिणामों के बारे में छात्रों को सूचित करना, मतलब इन्फॉर्मिंग स्टूडेंट ऑफ द कोर्स गोल एंड लर्निंग आउटकम्स। दूसरा है लिस्टिंग द टॉपिक्स टू बी एड्रेस्ड इन ईच क्लास सेशन, ग्रेडिंग सिस्टम एंड पॉलिसी, ऑल ऑफ दिस। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑल ऑफ दिस। तो फंक्शन ऑफ सिलेबस जो है, सिलेबस क्यों बनाया, ताकि उसमें ग्रेडिंग सिस्टम भी डाला जा सके, उसमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ाया जाएगा उस सिलेबस में कवर किया जाए, उसके बाद कोर्स का गोल क्या है, क्या किस उद्देश्य से पढ़ रहे हैं, वो भी सभी कुछ सिलेबस में कवर होना चाहिए, इसलिए ऑल ऑफ दिस आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 145 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउ इंस्ट्रक्टर टू डिजाइन लर्निंग मटेरियल्स एज पर लेवल ऑफ थिंकिंग एंड परफॉर्मेंस, निम्नलिखित में से कौन परीक्षक को सोच और प्रदर्शन के स्तर के अनुसार शिक्षण सामग्री की रचना की अनुमति देता है?
ठीक है। तो इसमें ध्यान रखिए, देखिए सब थ्योरी का क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आंसर क्या हो जाएगा, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो आपने पढ़ा था फर्स्ट वीडियो में, वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया इसका, ब्लूम्स किसके अंतर्गत आएगा, अलाउज इंस्ट्रक्टर टू डिजाइन लर्निंग मटेरियल्स एज पर लेवल ऑफ थिंकिंग एंड परफॉर्मेंस। मतलब कि जो भी लर्निंग मटेरियल्स जो भी बनाइएगा आप, वो किसके आधार पर बनेगा, वो लेवल ऑफ थिंकिंग्स के आधार पर बनेगा, परफॉर्मेंस के आधार पर बनेगा। ऐसा नहीं कि ITI का लेवल का लड़का है उसको आप बीटेक का लेवल का जो सिलेबस बना के दे दिए, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये किनका कहा गया था, ये ब्लूम्स के द्वारा कहा गया था। क्वेश्चन 146, व्हाट इज कैपिटल A इन द एक्रोनिम VAK एज अप्लाइड टू लर्निंग स्टाइल। कहा गया है, देखिए शिक्षण शैलियों के लिए लागू VAK में A क्या है, यहाँ A के बारे में पूछा गया है। A क्या हो जाएगा, ऑडिटरी मतलब सुनना, क्या हो जाएगा, ऑडिटरी मतलब A यहाँ पे डिनोट करता है। ठीक है, देखिए इसका फुल फॉर्म भी है, VA के फुल फॉर्म जैसे V का होता है विजुअल्स, ठीक है, V का हो जाएगा वीडियो या फिर विजुअल है, आगे क्वेश्चंस आएंगे यहाँ पे। फिर A का हो जाएगा ऑडिटरी, और K जो होता है आपका काइनेस्थेटिक, ठीक है, K फॉर काइनेस्थेटिक होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं, 147, द 3 कैटेगरीज ऑफ लर्निंग आर, 3 कैटेगरी बोला गया है लर्निंग का, क्या क्या हो जाएगा, नॉलेज, स्किल एंड। नॉलेज होना चाहिए मतलब ज्ञान होना चाहिए, स्किल होना चाहिए, कौशल होना चाहिए, और साथ साथ एटीट्यूड भी होना चाहिए, रवैया भी होना चाहिए, तभी तो सीखिएगा ना। रवैया ही मान लीजिए आप रोज लेट करके जा रहे हैं या जाने का मन नहीं करता आपको, तो आपके अंदर एटीट्यूड ही नहीं है सीखने का, तो कैसे सीख पाइएगा, है ना, इसलिए हो जाएगा रवैया, एटीट्यूड। 148, ए रोल प्ले इज ए टाइप ऑफ टीचिंग डिलीवरी एक्टिविटी अंडर द कैटेगरी ऑफ डैश। भूमिका निर्वहन डैश की श्रेणी के तहत शिक्षण वितरण गतिविधि का एक प्रकार है। ठीक है, देखिए रोल, देखिए कल वाला जो वीडियो था उसमें जो है सिमुलेशन का पार्ट आ रहा था, तो सिमुलेशन क्या था देख लीजिए यहाँ पे, रोल प्ले इज द टाइप ऑफ टीचिंग डिलीवरी एक्टिविटी अंडर द कैटेगरी ऑफ, सिमुलेशन कहलाता है। सिमुलेशन क्या हुआ, जहाँ की रोल प्ले किया जाता है। मान लीजिए जैसे कि ड्रामा होता था, आप लोग स्कूल वगैरह टाइम में करते थे ड्रामा, जैसे कि रामायण का जो पार्ट था, तो रामायण में जो है जो जो कैरेक्टर्स होते थे, जैसे कि राम, लक्ष्मण, सीता, रावण, इन सबको कोई कोई स्टूडेंट्स को बना दिया था। जैसे मान लीजिए राम का कोई रोल निभा रहा है कोई लड़का, यहाँ पे लक्ष्मण का कोई लड़का रोल निभा रहा है, सीता का कोई लड़की रोल निभा रही है, और फिर उसके बाद फिर जो जो मतलब बुक्स होता था उसमें जो डायलॉग्स होते थे वो पढ़े जाते थे, तो एक प्रकार का रोल प्ले हुआ, उसको रोल प्ले कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या जो रोल प्ले का आपका सिमुलेशन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 149 देखिए, शीला हैज अ न्यू आइडिया फॉर हर साइंस फेयर, which is the best method to use to show her idea in her classmates। कहा गया रहा है कि शीला का अपने विज्ञान मेले के लिए नया विचार आया है, अपनी सहपाठियों को अपना विचार दिखाने के लिए कौन सी पद्धति का सबसे अच्छा उपयोग वो कर सकती है। ठीक है, तो सबसे बेटर क्या है कि वर्किंग मॉडल, आप मॉडल अगर बना दे, काम करता नमूना अगर बना दिए, मॉडल बना दिए, तो सबसे अच्छा है कि अपने क्लासमेट्स को आप वो चीज़ों को दिखा सकते हैं, समझा सकते हैं, विचार अपना व्यक्त करके बता सकते हैं। ठीक है, साइंस फेयर के लिए, समझ गए। अगला क्वेश्चन 150 देखिए दिया गया है, टू हैव इफेक्टिव कम्युनिकेशन इट इज़ बेस्ट टू अवॉइड, प्रभावी संचार करने के लिए डैश से बचना सबसे अच्छा होता है। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग एजम्पशन एंड कल्चरल बैरियर, मतलब कि गलत धारणाएं और सांस्कृतिक बाधाएं, ये हो जाएगा, इनसे हमें क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। टू हैव इफेक्टिव कम्युनिकेशन इट इज बेस्ट टू अवॉइड, बहुत ही ज़्यादा प्रभावी संचार के लिए हमको किससे बचना चाहिए, गलत धारणाएं से बचनी चाहिए और सांस्कृतिक बाधाएं से बचनी चाहिए। रॉन्ग एजम्पशन एंड कल्चरल बैरियर से हमें क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 151, एक्टिव लिसनिंग इन्वॉल्व्स, सक्रिय श्रवण में डैश शामिल होता है। तो क्या हो जाता है इसमें, सक्रिय लिसनिंग में क्या शामिल होता है, एक्यूरेटली इंटरप्रेटिंग द मैसेज, संदेश को ठीक से समझना। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, एक्टिव लिसनिंग कहलाएगा। एक्टिव लिसनिंग क्या कहलाएगा, एक्यूरेटली इंटरप्रेटिंग द मैसेज, ढंग से सुन पाइएगा तभी तो उस मैसेज को आप कैलकुलेट कर पाइएगा, उस मैसेज को इंटरप्रेट कर पाइएगा, समझ पाइएगा, सुनिएगा ढंग से तभी तो, है ना, इसलिए एक्टिव लर्निंग का ये आंसर चले जाएगा। 152, ए जॉब शीट शुड कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट डैश, जॉब शीट में डैश की जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा टाइम टेकन
टू परफॉर्म द जॉब, जॉब सीट में जाहिर बात है कितना समय लगेगा उसके बारे में वहाँ डिटेल्स होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है कि इंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल्स नीडेड टू परफॉर्म द जॉब, उसमें इंस्ट्रक्शन होना चाहिए, उसमें मटेरियल्स जो भी यूज कर रहे हैं या फिर जो मटेरियल्स किस प्रकार से काम करेगा, किस प्रकार से यूज करना है, उस सभी चीज़ें उस जॉब से रिलेटेड आपको वहाँ पे मेंशन होना चाहिए। जैसे कि फिटर ट्रेड वाले एक जॉब बनाते हैं, मान लीजिए कोई सा भी कटिंग फिटिंग का जॉब बनाते हैं, उसमें जो है उनका वो सारा, जैसे प्रैक्टिकल का भी आपका क्वेश्चन आता है, उसमें टाइम दिया रहता है कि 72 घंटे 48 घंटे का समय रहता है। उसमें मटेरियल्स भी जो है मटेरियल्स का भी वहाँ पे रहता है कि ये मटेरियल्स आपको लगने हैं। उस वक्त इंस्ट्रक्शंस भी रहता है कि कैसे कैसे आपको कौन कौन टूल्स का यूज करना है। तो दोनों हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए और बी हो जाएगा, मतलब कि बोथ ऑफ दी, सी ऑप्शन। एन एक्सपेरिमेंट सीट इज यूज टू, एक्सपेरिमेंट सीट किस चीज़ के लिए प्रयोग किया जाता है, मतलब एक प्रयोग पत्रक का उपयोग डैश के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए दोनों के लिए किया जाता है। क्या क्या देखिए, स्टेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सपेरिमेंट, यहाँ भी क्या है कि एक्सपेरिमेंट सीट में एक्सपेरिमेंट का ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए, उद्देश्य पता होना चाहिए, इंस्ट्रक्शंस वहाँ पे जो है आपको दिशा निर्देश होना चाहिए कि कैसे कैसे आप जॉब वहाँ पे मतलब कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कीजिएगा, इसलिए दोनों हो जाएगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 154, इन विच ऑफ द सिचुएशन वुड यू आस्क स्टूडेंट टू यूज डेली डायरी। अब डेली डायरी का क्वेश्चन आया हुआ था, अब कहा जाए कि आप किस स्थिति में छात्रों से दैनिक डायरी का उपयोग करने के लिए कहेंगे। तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, वेदर रिपोर्ट के लिए आप कहिएगा कि भैया डेली डायरी का आप इस्तेमाल करो, ठीक है, वेदर रिपोर्टिंग के लिए, मौसम की रिपोर्टिंग के लिए। क्वेश्चन अगला 155 है, कहता है देखिए व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एंड ऑफ कोर्स फीडबैक। कहा गया है कि पाठ्यक्रम के अंत पर ली गई फीडबैक का क्या महत्व होता है। फीडबैक क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने आपको पढ़ाई वीडियो पूरा बताया, ठीक है, अब आपको कैसा लगा मैं कहता हूँ कि कमेंट्स में बताइए। तो ये क्या है, फीडबैक है, ताकि इससे मैं मेरी जो गलती है या फिर मेरी जो कमियां हैं मैं जान सकूँ और उसमें मैं वर्कआउट करके और बेहतर आपको चीज़ें प्रोवाइड कर सकूँ। सिंपल इसी को कहते हैं फीडबैक। तो क्यों इंपॉर्टेंस है भाई, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, देखिए क्या इंपॉर्टेंस है, टू डिटरमाइन इफ स्टूडेंट्स आर सेटिस्फाइड विद द ट्रेनिंग एंड चेक इफ लर्निंग एनवायरनमेंट एंड टीचर्स आर कंडक्टिव। कहा गया कि निर्धारित करना किस लिए कोर्स फीडबैक की जरूरत है, ताकि ये निर्धारित किया जा सके कि छात्र प्रशिक्षण, ठीक है, छात्र प्रशिक्षण से संतुष्ट हैं और यह जांचना कि शिक्षण वातावरण और शिक्षक सहायक थे या नहीं थे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, समझ गए, बहुत ही सिंपल था। एक बार ऑप्शन बढ़िया समझिएगा, पढ़िएगा तो समझ में अच्छे से आ जाएगा। देखिए 156, विच क्लासरूम अरेंजमेंट इज मोस्ट इफेक्टिव when a classroom is being taught in lecture mode and there is independent work expected। कहा गया है कि जब कक्षा को व्याख्यान तरीके से पढ़ाया जा रहा हो और इसमें स्वतंत्र कार्य अपेक्षित हो, स्वतंत्र कार्य क्या हो, अपेक्षित हो, तो कक्षा की कौन सी व्यवस्था सबसे प्रभावी होती है, ठीक है। तो क्लासरूम अरेंजमेंट का सिस्टम बात बोला जा रहा है। तो क्लासरूम अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, रो एंड कॉलम, पंक्ति और स्तंभ। जनरली जो है यही चलता है स्कूल्स वगैरह में भी, रो एंड कॉलम, जिसमें कि आपको ऐसे ऐसे करके बैठाया जाता है ना, इस तरह से। फिर यहाँ पे जो है कुछ एक तरह से फिर कॉलम रहता है, फिर इस तरह से यहाँ पे एक कॉलम रहता है। तो ये जो सिस्टम है ना, ये आपका हो जाता है रो एंड कॉलम वाला सिस्टम, जो कि सबसे इफेक्टिव, मोस्ट इफेक्टिव माना जाता है। जब देखिए यहाँ पे लेक्चर मोड एंड इंडिपेंडेंट वर्क एक्सपेक्ट, जब इंडिपेंडेंटली जब वर्क एक्सपेक्ट किया जाएगा, जहाँ के ग्रुप वाइज लड़कों को ग्रुप में डाल करके कुछ जॉब नहीं बनवाना होता है, समझाया नहीं जाता है, जब इंडिविजुअली सबको सिखाना होता है, उस टाइम में हम लोग इस तरह का सिस्टम में अरेंज करके बच्चों को बैठाते हैं क्लास में। 157, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड बाय ए काउंसलर टू नो एन इंडिविजुअल बिफोर द काउंसलिंग प्रोसेस। काउंसलिंग प्रक्रिया से पहले किसी व्यक्ति को जानने के लिए काउंसलर द्वारा निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है। जाहिर सी बात है किनका उपयोग किया जा सकता है, माता पिता और दोस्तों से साक्षात्कार। मतलब कि माता पिता जिसके बारे में मान लीजिए काउंसलिंग करना है, जिस इंसान को के लिए आपको या फिर जिस इंसान पर काउंसलिंग करना है, तो उसके पहले माता पिता और दोस्तों का साक्षात्कार, उनका भी इंटरव्यू आप लीजिए, ताकि पहले तो उस जो मतलब पर्सन है उनके बारे में व्यक्तित्व बाकी चीज़ें समझ में आ जाए। चलिए अगला क्वेश्चन 158 कहता है कि गिव द 4 स्टेजेस ऑफ काउंसलिंग प्रोसेस। अब काउंसलिंग प्रोसेस का 4 चरण बताना है आपको। देखिए हो जाएगा आपका पहला चरण है रिलेशनशिप बिल्डिंग, मेकिंग एंड असेसमेंट, एस्टेब्लिशिंग गोल एंड डेवलपिंग एंड एक्शन प्लान। मतलब कि संबंध निर्माण, मूल्यांकन करना, लक्ष्य स्थापित करना और कार्य योजना विकसित करना। अगला क्वेश्चन 159
विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स आर लाइकली टू अडॉप्ट डिस्टेंस लर्निंग मोड ऑफ लर्निंग। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी श्रेणी के छात्रों के दूरस्थ शिक्षा के तरीके को अपनाने की संभावना है। तो कौन सा हो जाएगा भाई, देखिए स्टूडेंट्स who had to discontinue their formal education and are in geographically remote areas। मतलब कि ऐसे छात्र पर जो है डिस्टेंस लर्निंग मोड जो है अपनाना चाहिए, दूरस्थ शिक्षा ऐसे स्टूडेंट्स पर अपनाना चाहिए जिन्होंने अपनी पढ़ाई क्या कर दी है, छोड़ दी है। साथ ही साथ जो है देखिए औपचारिक शिक्षा बंद करनी पड़ी है, मतलब कि छोड़ दिए हैं, और भौगोलिक रूप से दूरस्थ क्षेत्रों में, मतलब कि दूर के इलाके में है जहाँ की शिक्षा का उतना ढंग का व्यवस्था नहीं है, उन जगह पे आपको यूज करना है। अगला क्वेश्चन 160 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग अडॉप्ट एन आइडियल सीक्वेंस ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज विच यूजेस अ परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट अप्रोच टू लर्निंग। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण गतिविधियों का एक आदर्श अनुक्रम है जो सीखने के लिए एक प्रदर्शन सुधार दृष्टिकोण का उपयोग करता है। ठीक है, तो क्या कहा गया है, सुधार दृष्टिकोण का उपयोग करता है, सुधार दृष्टिकोण। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा लर्निंग पाथ, शिक्षण मार्ग को। अगर शिक्षण मार्ग को आप फॉलो करते हैं, लर्निंग पाथ को अगर आप रास्ते पे चलते हैं, तो आप में कहीं ना कहीं जो सीखने में जो सुधार है वो होगा, इंप्रूवमेंट आप में होगा। अगला क्वेश्चन 160 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेनिफिट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। निम्नलिखित में से कौन सा उद्यमिता का लाभ है, लाभ पूछा गया है। देखिए तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे कहा गया है, इट रिजल्ट इन द क्रिएशन ऑफ न्यू ऑर्गेनाइजेशन एंड ब्रिंग क्रिएटिविटी इनटू द मार्केट प्लेस। कहा गया कि यह एक संगठनों के निर्माण को अंजाम देता है। जाहिर बात है, एंटरप्रेन्योरशिप अगर नए नए आते हैं मार्केट में तो क्या होगा, नया नया जो है बिजनेस मॉडल स्टार्ट होगा, बाजार में रचनात्मकता मतलब कि जो क्रिएटिविटी है वो बढ़ेगी। उसके बाद इट लीड टू इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड हेल्प डेवलप द इकोनॉमी। कहा गया है कि जो जीवन स्तर है उसमें भी सुधार होगा और देश के आर्थिक व्यवस्था में भी देश का आर्थिक व्यवस्था भी विकसित होगा। मतलब कि दोनों ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए और बी दोनों, तो हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही। 162 देखिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी, मुद्रा फुल फॉर्म इसका देखिए, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी गिव लोन अप टू सम अप। कितना देता है मुद्रा योजना के तहत, कितना आपको लोन मिलता है, तो इसमें देखिए कितना मिलता है, 10,000 से 10 लाख तक, 10,000 रुपया से आपको 10 लाख तक जो है आपको लोन मिल सकता है। 163 विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स अंडर द डोमेन ऑफ ICT। निम्नलिखित में से कौन ICT के अंतर्गत आता है। देखिए ICT के अंदर क्या क्या आ जाएगा, रेडियो आ जाएगा, टीवी आ जाएगा, इंटरनेट आ जाएगा, मोबाइल आ जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोथ ऑफ दीज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, when learners are virtual and can't access the e-learning at the same time they are said to be dash learners। कह रहा है कि जब शिक्षार्थी आभासी होते हैं, जब शिक्षार्थी आभासी होते हैं और एक साथ ई लर्निंग का उपयोग नहीं कर सकते हैं तो उन्हें डैश शिक्षार्थी कहा जाता है। तो कैसा शिक्षार्थी उनको कहा जाएगा, वो कहा जाएगा एसिंक्रोनस कहा जाएगा, अतुल्यकालिक उनको कहा जाएगा। ठीक है, चलिए कांट आया वर्ड यहाँ पे, ठीक है, नहीं कर सकते हैं, कांट तो ए लग गया, एसिंक्रोनस, यही रहता कि कर सकते हैं तो सिंक्रोनस हो जाता है। अब NSQF का फुल फॉर्म पूछा गया है, ठीक है, तो नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। ठीक है, क्या हो जाएगा, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। याद रखिए ये ऑप्शन चल जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन 66 देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन डिफरेंस बिटवीन वोकेशनल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। तो निम्नलिखित में कौन सा व्यावसायिक शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण के बीच मुख्य अंतर है, दोनों के बीच डिफरेंस बोला जा रहा है। तो देखिए वोकेशनल ट्रेनिंग इज फोकस्ड ऑन जॉब ओरिएंटेड स्किल डेवलपमेंट। ठीक है, तो बेसिकली डिफरेंस क्या है, वोकेशनल एजुकेशन और वोकेशनल ट्रेनिंग में क्या क्या डिफरेंस है कि व्यावसायिक प्रशिक्षण जो कि वोकेशनल ट्रेनिंग होता है, जैसे कि ITI एक क्या है, वोकेशनल ट्रेनिंग है। ठीक है, वो क्या करता है, रोजगार उन्मुख कौशल विकास प्रदान करता है, मतलब जॉब ओरिएंटेड, रोजगार उन्मुख जो है कौशल देता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 167, which of the following characteristic will allow an instructor to be a leader in a school college institute। निम्नलिखित में कौन सी विशेषता प्रशिक्षक को स्कूल कॉलेज संस्थान में अग्रणी होने की अनुमति देता है। तो ट्रस्ट, क्या हो जाएगा, भरोसा। अगर भ्रष्ट है, अगर आप में आपका जो है किसी पे ट्रस्ट है, ठीक है, तो क्या होगा, उस केस में
अगर कोई लीडर बन रहा है, मान लीजिए कोई भी लीडर है आपके स्कूल में, कॉलेज में कोई भी लीडर है, तो लीडर कब है? जब आप उस पर ट्रस्ट किए हैं तभी तो आप उसके सब बात को मान रहे हैं। क्यों मान रहे हैं? क्योंकि वो लीडर है। लीडर है मतलब कि आप उस पर भरोसा कर रहे हैं। आप नेता को वोट क्यों देते हैं? नेता को वोट इसलिए देते हैं क्योंकि आपको कहीं ना कहीं उनकी बातों पे, उनके जो मेमोरेंडम होते हैं उस पर आपको, घोषणा पत्र जो होता है उसमें आपको यकीन होता है कि हाँ ये वादा पूरा करेगा, भरोसा है, तभी तो आप उसको जो है, भरोसा है तभी तो आप उसको वोट दे रहे हैं। वही उसका भी आंसर चल जाएगा, 167 का ए हो जाएगा। 168 स्टूडेंट यूज द एडोलेंस एज टू, छात्र किशोर उम्र का उपयोग करते हैं तो क्या करते हैं? देखिए, अडेप्ट एंड एडजस्ट चाइल्डहुड बिहेवियर टू द एडल्ट स्टैंडर्ड, बचपन के व्यवहारों को वयस्क मानकों के अनुरूप ढालने और समायोजित करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 169 देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ लर्नड बिहेवियर, निम्नलिखित में से कौन सी सीखे हुए व्यवहार का एक उदाहरण है? तो सीखे हुए जो व्यवहार है उसका एक उदाहरण क्या है? देखिए, नेस्ट बिल्डिंग इन बर्ड, पक्षियों में घोंसला निर्माण, मछलियों में तैरना, उसके बाद देखिए शीत निद्रा, और एक है वाटरिंग ऑफ माउथ व्हेन स्मेलिंग गुड फूड। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर वाटरिंग ऑफ माउथ व्हेन स्मेलिंग गुड फूड, मतलब अच्छा खाना महकने पर मुंह में पानी आना जो है एक लर्न बिहेवियर है, मतलब सीखा गया चीज है। अब मछलियों को तैरना, ये तो सीखा हुआ नहीं, उसको जब से जन्म लिया है मछली तब से उसको आ रहा है वो चीज करना। शीत निद्रा हो जाएगा, और फिर पक्षियों को घोंसला बनाना भी ये इन लोग को बाय गॉड गिफ्टेड है, लेकिन मुंह में पानी आना खाना को देख करके वो सीखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो 70, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग विच इंक्रीजेज द स्टूडेंट अवेयरनेस ऑफ देयर ओन प्रोग्रेस एंड मोटिवेट्स देम टू इम्प्रूव कंटिन्यूअसली। ठीक है, डैश सीखने का एक सिद्धांत है जो छात्रों की स्वयं की प्रगति के बारे में जागरूकता बढ़ाता है और उन्हें लगातार सुधारने के लिए प्रेरित भी करता है। क्या कहते हैं उसको? हम लोग फॉर्मेटिव असेसमेंट करते हैं। ठीक है, रचनात्मक मूल्यांकन हो जाएगा आपका। ठीक है, इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 171, विच ऑफ द फॉलोइंग, देखिए दिया कि विच ऑफ दीज टू मस्ट बी स्पेसिफिक एंड मेजरेबल, इन दोनों में से कौन सा विशिष्ट और नापने योग्य होना चाहिए? तो शिक्षण के मकसद, ये चीज को आपको नापना चाहिए। लर्निंग ऑब्जेक्टिव, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मकसद क्या है? ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नापने योग्य होने चाहिए, मतलब विशिष्ट और नापने योग्य होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए ये चीज़ें। 172 देखिए कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क विल यू कंसिडर व्हेन डूइंग सिलेबस एनालिसिस, पाठ्यक्रम विश्लेषण करते समय निम्न में से किस कार्य पर विचार करेंगे? तो कंसिडरिंग हाउ डू द टॉपिक ऑफ द कोर्स फिट टुगेदर, यह देखना कि पाठ्यक्रम के विषय एक साथ कैसे फिट होंगे। ठीक है, ये चीज आपको सिलेबस एनालिसिस के दौरान चीजों को समझना चाहिए, देखना चाहिए कि पाठ्यक्रम का जो विषय है एक साथ कैसे फिट होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 173, आइडेंटिफाई द ब्लूम्स लेवल फॉर द स्टेटेड क्वेश्चन, डिफाइन पंचायत। ठीक है, दिए गए प्रश्न के लिए ब्लूम्स लेवल को पहचाने, पंचायत की परिभाषा बताएं। तो इसका आंसर क्या चल जाएगा? नॉलेज, ज्ञान। अब देखिए यहाँ पे कहा गया है कि जैसे ब्लूम्स का जो लेवल था, ठीक है, तो ब्लूम्स के लेवल में बोला गया है कि डिफाइन, अगर मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दिया कि डिफाइन पंचायत या फिर डिफाइन मॉलिक्यूल, डिफाइन एटम, व्हाट इज एटम, डिफाइन करने के लिए आपसे कहा जा रहा है, कोई भी क्वेश्चन कर दिया तो कौन सा लेवल में जाएगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, किस में जाएगा? तो जाहिर बात किस लेवल में जाएगा? वो ज्ञान वाले में जाएगा। लेवल मतलब कि किस लेवल में जाएगा? तो ज्ञान, नॉलेज वाले लेवल में चले जाएगा। ध्यान रखिए। क्वेश्चन 174, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेनिफिट्स ऑफ क्रिएटिंग ए लेसन प्लान, पाठ योजना बनाने में निम्नलिखित में से कौन से लाभ हैं? क्या लाभ होता है पाठ योजना बनाने से, लेसन प्लान बनाने का उद्देश्य तरह से? तो देखिए क्या है, बोथ हेल्प प्लान टाइम स्पेंड पर एक्टिविटी एंड नो लर्निंग स्टाइल ऑफ स्टूडेंट, प्रति गतिविधि में बताए गए समय की योजना बनाने में मदद करता है, मतलब टाइम मैनेजमेंट, और छात्रों की शिक्षण शैली जानने में, मतलब कि जो छात्र हैं उनका शिक्षण शैली को भी जानने में मदद करता है, मतलब किस तरह से उनको पढ़ाना है उन चीज़ों के बारे में भी। तो ऑप्शन हो गया इसका ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला क्वेश्चन 175 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शनल मटेरियल मेथड आस्क्स स्टूडेंट टू कम टू क्लास आफ्टर रीडिंग और प्रिपेयरिंग, निम्नलिखित में से कौन सी उद्देश्यात्मक प्रौद्योगिकी
विधियाँ छात्रों को पढ़ाने और तैयारी कराने के बाद कक्षा में आने के लिए कहती है। तो क्या जगह फ्लिप्ड क्लासरूम हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन 176, कौन ऑफ एक्सपीरियंस वाज डेवलप्ड बाय। अब कहा जा रहा है कि कौन ऑफ एक्सपीरियंस किसके द्वारा विकसित किया गया, तो याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डेल के द्वारा किया गया था। कौन, ठीक है, ये कौन जो है किनके द्वारा बनाया गया था बताइए, डेल के द्वारा, ठीक है, डेल। अगला क्वेश्चन देखिए 177, इन ए कार रिपेयर वर्कशॉप विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिफाइन द फ्लो ऑफ वर्क। कार्य मरम्मत कार्यशाला में निम्नलिखित में से कौन सा काम के प्रवाह को परिभाषित करता है। तो क्या हो जाएगा, ऑपरेशन सीट, ठीक है। ऑपरेशन सीट जो है, जैसे कि वर्कशॉप में कार रिपेयर वर्कशॉप है, वहाँ पे ऑपरेशन सीट मतलब कौन सा पार्ट पहले खुलेगा, ये क्या है, ऑपरेशन सीट में ही चीज़ें दी गई होती है, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑपरेशन सीट। 178, प्री एंड पोस्ट जॉब चेक सीट कैन बी यूज टू। पूर्व और पश्चात जॉब चेक सीट का उपयोग डैश के लिए किया जा सकता है। तो किसके लिए किया जा सकता है, शुरुआत करने के बाद किए गए कार्यों की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए, मतलब कि गेट स्टार्टेड इन द डे एंड एसेस क्वालिटी ऑफ वर्क डन, ठीक है। मतलब कि जब आप कोई भी जॉब के पहले और बाद में जब उन चीज़ों को आप वेरीफाई करते हैं, चेक करते हैं, तो उससे वैसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं ताकि गुणवत्ता को आपको पता चल सके, ठीक है। कार्य के जो आपका कार्य संपूर्ण हुआ उसके बाद क्या उसका गुणवत्ता है, क्या उसका क्वालिटी है, ठीक है, उसका आंकलन करने के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर ए। 179, ए गुड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन शुड हैव। एक अच्छे बहुविकल्पीय प्रश्न होने चाहिए। 3 से 5 रीजनेबल रेंज एंड गुड डिस्ट्रैक्टर होने चाहिए उसमें। क्या है देखिए, इसका आंसर हो जाएगा 3 to 5 ऑप्शन इज रीजनेबल रेंज एंड गुड डिस्ट्रैक्टर होना चाहिए। 3 से 5 विकल्प एक उचित सीमा और अच्छे डिस्ट्रक्टर कहलाए होते हैं, तो 3 से 5 ऑप्शन उसमें होना चाहिए। अगला क्वेश्चन 180 देखिए, अकॉर्डिंग टू Kirkpatrick, there are 4 levels of evaluation of these dash focus on knowledge, skill, attitude changes, ठीक है। तो of these कहा गया है, देखिए क्रिकपैट्रिक के अनुसार मूल्यांकन के 4 स्तर हैं, टोटल 4 स्तर दिया गया है। इसमें से डैश ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण परिवर्तन पर केंद्रित है। तो क्या हो जाएगा, लर्निंग, मतलब कि शिक्षा, पहला ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे शिक्षा, उसके बाद कॉमा ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण परिवर्तन पर केंद्रित होता है। तो हो जाएगा इसका आंसर लर्निंग या फिर शिक्षा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड टेस्ट, इट अफेक्ट्स बोथ वैलिडिटी एंड डैश ऑफ टेस्ट स्कोर। उद्देश्य एक अच्छी परीक्षा की महत्वपूर्ण विशेषता है, यह परीक्षण स्कोर की वैधता और डैश दोनों को प्रभावित करती है। तो देखिए, ऑब्जेक्टिव इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड टेस्ट, इट अफेक्ट्स बोथ वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता ऑफ द टेस्ट स्कोर। इससे क्या आपको पता चलता है, जो भी मान लीजिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपका जो होता है, मान लीजिए एग्जाम होता है ऑब्जेक्टिव टाइप, तो उसमें क्या क्या चीज़ें पता चलती है। जाहिर सी बात है कि रिलायबिलिटी पता चलता है, विश्वसनीयता पता चल पाता है, वैलिडिटी पता चल पाता है, कितना आपने स्कोर किया है उन चीज़ों का। आंसर हो जाएगा रिलायबिलिटी, मतलब विश्वसनीयता। उसको देखिए 182 हो गया, विच क्लासरूम अरेंजमेंट इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन ए क्लास नीड्स ग्रुप वर्क। जब कक्षा को समूह के काम की आवश्यकता होती है तो कौन सी कक्षा की व्यवस्था सबसे प्रभावी होती है, ठीक है। देखिए इसका आंसर आप लोग ध्यान में रखिए, इसका आंसर हो जाएगा क्लस्टर, ठीक है, क्या हो जाएगा क्लस्टर। तो एक और क्वेश्चन था जिसमें कि क्या था, रो एंड कॉलम था, जहाँ की इंडिविजुअली अगर बच्चों पे ध्यान देना है तो उस केस के लिए। लेकिन यहाँ पे देखिए ग्रुप वर्क के लिए, अगर जो है ग्रुप वर्क समूह में अगर कार्य करवाना है तो उसके लिए कौन सा सबसे अच्छा क्लासरूम मैनेजमेंट सही होगा, क्लस्टर वाला हो जाएगा, क्लस्टर। अगला क्वेश्चन 183 देखिए, ए काउंसलर कैनॉट डैश। एक काउंसलर डैश नहीं कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, मेक डिसीजन फॉर द काउंसलिंग, मतलब काउंसलिंग के लिए जो आपके मतलब जो काउंसलर के जो ग्राहक हैं, जो काउंसलर के जो कस्टमर है, उनके लिए वो डिसीजन नहीं दे सकता। मैंने आपको बताया भी थी कि जज नहीं कर सकता, डिसीजन नहीं दे सकता है, सिंपैथी नहीं बांट सकता है, इमोशनल नहीं हो सकता। ये 4-5 चीज़ें हैं जो कि काउंसलर से बेस्ड सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं, ये चीज़ें ध्यान में रखिए। ऑप्शन देखा बी हो जाएगा। 184 देखिए, क्वेश्चन बड़ा है बट कुछ नहीं है। देखिए कह रहे हैं कि स्टूडेंट हैज़ बीन कॉट peeing into another student's paper during a class test. Upon questioning, the student says that he or she was unwell and could not prepare the test. The student is otherwise a hard worker. What will you do in this situation? कहा जा रहा है कि एक बच्चा जो है, एक स्टूडेंट जो है
एक दूसरे साथी, दूसरे स्टूडेंट का कॉपी में झांका हुआ पाया जाता है। जब वो एग्जाम देता हुआ रहता है तो उस टाइम में वो कॉपी करता है, किसी सामने वाले का वो क्या करता है, चोरी करता है। उस केस में आप उसको पकड़ लेते हैं, तो उसके बाद वो कहता है कि सर मेरा तबीयत खराब था इसलिए मैं पढ़ाई नहीं कर सका हूँ। तो उस केस में आप क्या कीजिएगा, और कंडीशन क्या दिया है कि जो स्टूडेंट है बहुत ही हार्ड वर्क है, बहुत अच्छा वो रहा था अपने पढ़ाई में, उस केस में आप क्या कीजिएगा, देखिए वार्न द स्टूडेंट स्ट्रिक्टली, छात्र को सख्ती से चेतावनी देंगे। आप क्या कीजिएगा, उसको सख्ती से चेतावनी दे दीजिएगा और उसको छोड़ दीजिएगा, है ना। ये इसका आंसर हो जाएगा, ना कि उसको आप पनिशमेंट कर दीजिएगा, ना ही उसको आप एक्सपेल करिए, क्योंकि उसके साथ मजबूरी कहीं कहीं रहा है, तो शिक्षक को भी कहीं थोड़ा सा समझना होगा। तो चेतावनी दे करके फिर उसको वैसा काम करने से रोकिएगा और फिर जो है उसको छोड़ दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 185, when a learner after completion of his or her studies keep updating himself through concerted efforts, he or she is a dash। जब एक शिक्षार्थी अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद खुद को लगातार प्रयासों के माध्यम से अवगत रखता है तो वह एक क्या होता है, वो क्या कहलाएगा, एक आजीवन शिक्षार्थी कहलाएगा। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ाई किए, कोर्स किए और बस उस चीज़ों को छोड़ दिए, भूल गए, तो एक लाइफ लॉन्ग लर्नर्स का वो एग्जाम्पल नहीं है। लाइफ लॉन्ग लर्नर्स या फिर आजीवन शिक्षार्थी कौन होंगे, जो कि अपना पढ़ाई पूरा करने के बाद भी उन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, उन चीज़ों से कुछ सीख रहे हैं, वही चीज़ यहाँ पे कहा गया है। क्वेश्चन अगला देखिए 186, विच वन ऑफ द 3 नेशनल बोर्ड इज ओपन। 3 राष्ट्रीय बोर्ड में से कौन सा खुला है, तो खुला जो आपका बोर्ड है वो NIOS है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ओपन स्कूलिंग, ये हो जाएगा इसका आंसर। 187, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन दैट बैंक्स टेक अकाउंट व्हाइल लेंडिंग। कह रहा है कि ऋण देते समय बैंक क्या महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखते हैं। तो देखिए क्या क्या चीज़ सभी ध्यान में रखते हैं, जैसे कि सेफ्टी का भी ध्यान रखते हैं, नकदी लिक्विडिटी को ध्यान रखते हैं, उद्देश्य पर्पस वो भी ध्यान रखते हैं, तो हो जाएगा आंसर ये सभी। 188, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैंड अप इंडिया मिशन। स्टैंड अप इंडिया मिशन का उद्देश्य क्या है भाई, तो स्टेब्लिश एंटरप्रेन्योर्स, मतलब कि उद्यमी स्थापित करना ही क्या है उद्देश्य किसका, स्टैंड अप इंडिया मिशन का उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन 189, ऑफ द 4 P's ऑफ मार्केटिंग विच वन डील विद द हैविंग अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट यू आर ऑफरिंग। विपणन के 4 P में से कौन सा आपकी पेशकश की स्पष्ट समझ से संबंध रखता है, तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट। ठीक है, 4 P's में जो है जो ये हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा, जिसमें कि क्या होता है आपकी पेशकश, मतलब एक आपकी पेशकश मतलब क्या है, कस्टमर का पेशकश, कस्टमर का रिक्वायरमेंट, कस्टमर को क्या चाहिए, वो उस चीज़ को उससे स्पष्ट संबंध रखता है, वो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट। जाहिर बात है जो भी कस्टमर के पास जाता है क्या प्रोडक्ट ही जाता है ना, तो इसलिए इसका आंसर चल जाएगा प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 190, क्या है आपका, देखिए इंटरएक्टिविटी इन ऑनलाइन मटेरियल इज मोस्टली डन बाय इंक्लूजन ऑफ डैश। ऑनलाइन सामग्रियों में अंतर क्रियाशीलता ज़्यादातर डैश को शामिल करने से की जाती है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑडियो एंड वीडियो। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑडियो वीडियो। मतलब कि इंटरएक्टिविटी, ठीक है, अंतर क्रियाशीलता ज़्यादातर ऑनलाइन सामग्री में क्या क्या शामिल होती है। जैसे ऑडियो और वीडियो दोनों ही होता है, तो ऑनलाइन क्लासेस में क्या क्या होता है, ऑडियो और वीडियो दोनों होता है। जैसे कि अभी आप देख रहे हो, वीडियो भी देख रहे हैं सामने और ऑडियो मेरी आवाज़ को भी सुन रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ पे जो है लेवल 1 का सारा क्वेश्चन खत्म हो चुका है, जहाँ की 190 क्वेश्चन जिसका आंसर किया मैंने, आपको ऐसे आपको क्वेश्चन करा रखा है। अब देखिए लेवल 2 का यहाँ पे आ गया है, जिसमें कि यहाँ क्वेश्चन हम लोग एक करके यहाँ पे बाकी और 10 क्वेश्चन करेंगे, तो आपका जो है 100 क्वेश्चन आज के वीडियो का हो जाएगा, फिर बाकी जो बच जाएगा 100 क्वेश्चन अगले वीडियो में आपको कंप्लीट करा देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टीचिंग ट्रेड। निम्न से कौन सा एक शिक्षण ट्रेड नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा इसमें शिक्षण ट्रेड नहीं। देखिए सोशल टेक्निक्स, सब्जेक्ट मैटर हो, टीचिंग टेक्निक्स हो, मैनेजमेंट टेक्निक्स, सभी किस में जाता है, टीचिंग ट्रेड्स में जाते हैं, शिक्षा से कहीं कहीं जुड़ा हुआ है। लेकिन सोशल टेक्निक्स जो है ये चीज़ें कहीं शिक्षा के अंतर्गत नहीं आती, ये सामाजिक चीज़ें जो हैं या समाज में रह के आप सीखिएगा, तो सोशल टेक्निक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 नंबर क्वेश्चन, अब इसमें समझिए इसको मैच करना है, आपको मैच द फॉलोइंग करना है, यहाँ ऑप्शंस दिए हुए गए हैं, तो मैं आपको मैच करके डायरेक्ट आंसर बताता हूँ। देखिए इंट्रिंसिक मोटिवेशन, आंतरिक अभिप्रेरणा किससे जुड़ा हुआ है भाई, तो ये किससे जुड़ा है, देखिए डिजायर टू लर्न कम्स फ्रॉम विद इन द लर्नर हिमसेल्फ।
आंतरिक प्रेरणा, अंदर से जो मोटिवेशन आता है वो क्या होता है, अधिगम की इच्छा स्वयं सीखने वाले के भीतर से ही आती है, मतलब खुद ब खुद अंदर से ही आता है। दूसरा देखिए एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में क्या आ जाएगा, देखिए ये ऑप्शन एस वाला, डिजायर टू लर्न इज क्रिएटेड इन द लर्नर्स बाय मीन्स ऑफ एक्सटर्नल मेथड। मतलब कि अधिगम जो है, अधिगम की जो इच्छा है बाह्य विधियों के माध्यम से सिखाने वाले से उत्पन्न की जाती है, मतलब बाहर सोर्स से जो है लर्नर्स के अंदर डाला जाता है, ये हो जाएगा एक्सटेंसिव। थर्ड देखिए फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन में क्या होगा, देखिए एक्वायर्ड बाय ट्रेनिंग, क्यू ऑप्शन देखिए यहाँ पे, एक्वायर्ड बाय ट्रेनिंग इन एन इंस्टीट्यूशन अंडर द गाइडेंस ऑफ द इंस्ट्रक्टर। एक अनुदेशक के मार्गदर्शनों में एक संस्थान में प्रशिक्षण द्वारा अर्जित की जाती है। उसको चौथा नंबर देखिए यहाँ पे इनफॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन में क्या हो जाएगा, एक्वायर्ड बाय ऑब्जर्वेशन एंड गाइडेंस विद इन वन ओन फैमिली एंड नेबरहुड। अपने परिवार और पड़ोस के भीतर अवलोकन और मार्गदर्शन द्वारा अर्जित किया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका, इसमें ये चल जाएगा आपका इनफॉर्मल एजुकेशन में। तो इनफॉर्मल वाले में आपका जो है आपका फैमिली भी हो जाएगा, नेबरहुड भी हो जाएगा, फ्रेंड्स तो सब कुछ हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन ये समझ गए, इसका आंसर आपका 1 पे लगेगा, ए पे लग जाएगा, ठीक है। उसको देखिए 3 नंबर देखिए, काउज ऑफ बैड मैनरिज्म फाउंड इन इंस्ट्रक्टर आर। कह रहे कि अनुदेशक में पाए जाने वाले बुरे विचारशील के क्या कारण है, क्या क्या कारण हो सकते हैं। देखिए लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, जैसे लैक ऑफ आत्मविश्वास की कमी, जो कि एक बैड मैनरिज्म कहलाएगा, अनुदेशक में एक कमियां कहलाएगा। उसके बाद दूसरा देखिए अनुचित अधिगम स्थिति, इम्प्रॉपर लर्निंग सिचुएशन भी होगा। प्रॉपर इसको देखिए पुअर सब्जेक्ट नॉलेज, अल्प विषय ज्ञान, पुअर हेल्थ कंडीशन भी हो जाएगा, खराब स्वास्थ्य स्थिति। 5 नर्वसनेस, घबराहट भी हो जाएगा। तो सभी इसका आंसर हो जाएगा, जो कि सभी क्या है, कमियां हैं। किसके लिए, एक जो है मतलब कि बुरे विचार शैली, किसका, अनुदेशक का, बैड मैनरिज्म। 4 नंबर देखिए साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इट इंक्लूड्स स्टडिंग ह्यूमन बिहेवियर हैविंग 5 नॉन बेसिस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉन बेसिस ऑफ साइकोलॉजी। तो यहाँ पे करें मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विषय है, ठीक है, मानव व्यवहार का विज्ञान होता है। इसमें 5 ज्ञात आधार वाले मानव व्यवहार का अध्ययन शामिल है। निम्नलिखित में कौन सा मनोविज्ञान का ज्ञात आधार नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका पॉलिटिकल, ठीक है, राजनीतिक। तो राजनीतिक जो होता है ये चीज़ें कहीं ना कहीं मनोविज्ञान, मानव व्यवहार, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो साइकोलॉजिकल फैक्टर का एक बेस नहीं होता है। साइकोलॉजी जो है, ठीक है, मनोविज्ञान का ये हिस्सा नहीं होता है। पॉलिटिकल ये चीज़ें कहीं ना कहीं बॉर्न होती हैं, जहाँ की लीडरशिप वगैरह सब जो है सीखते हैं। अब सीखते क्या है, ये चीज़ें खुद से ही आई हुई रहती हैं, जीन से कहीं ना कहीं आता है, समझिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इन एजुकेशनल साइकोलॉजी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेजर एरिया ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस अमंग ट्रेनीज। शैक्षिक मनोविज्ञान में निम्नलिखित में से कौन सा प्रशिक्षुओं के बीच व्यक्तिगत अंतर का एक प्रमुख क्षेत्र नहीं है। तो कौन सा प्रमुख क्षेत्र नहीं होगा, इसका आंसर भी पॉलिटिकल हो जाएगा, राजनीतिक हो जाएगा। अब फिर से आगे देखिए, मैच द फॉलोइंग करते हैं। देखिए मैच करना है, तो पहला है आपका लॉ ऑफ मेमोरी के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है। निम्नलिखित को मिलाएं, स्मृति के नियम, डिफिनेशन बोला जा रहा है। तो लॉ ऑफ रिसेंसी, अभिनवता का नियम क्या होता है, अभिनवता का नियम क्या होता है, देखिए इसका आंसर हो जाएगा, इफ द इवेंट हैज ऑकर्ड रिसेंटली इट रिमेन्स इन द माइंड फॉर लंबर टाइम। कहा जा रहा है कि यदि घटना हाल ही में हुई है तो यह लंबे समय तक मस्तिष्क में रहती है। ये क्या कहलाएगा, लॉ ऑफ रिसेंसी। मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा इसका आंसर, ऐसे बी ऑप्शन इसका सही है। दूसरा देखिए लॉ ऑफ प्राइमरी, प्राथमिकता का नियम क्या हो जाएगा, देखिए आर में, द इम्पैक्ट इनटू आवर माइंड एट अर्लीस्ट स्टेज ऑफ आवर वर्क रिमेन्स लॉन्गर। मतलब प्रभाव हमारे कार्य के पूर्व चरण में हमारे मस्तिष्क में लंबे समय तक रहता है। उसके बाद थर्ड देखिए, थर्ड है यहाँ पे लॉ ऑफ स्ट्रेंथ। लॉ ऑफ स्ट्रेंथ क्या होता है, द इवेंट हैविंग अ स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन आवर माइंड लास्ट लॉन्गर। मतलब हमारे मस्तिष्क पर एक प्रबल प्रभाव डालने वाली घटनाएं लंबे समय तक मस्तिष्क में बनी रहती है। ये कहलाता है कि लॉ ऑफ स्ट्रेंथ कहलाता है। ऑप्शन चल जाएगा बी। चलिए 9 नंबर क्या है भाई, 9 नंबर देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ डेलिबरेट लर्निंग। निम्नलिखित में से कौन सा
प्रयासपूर्ण अधिगम का प्रकार नहीं है। ठीक है, आंसर हो जाएगा इरेशनल लर्निंग, तर्कहीन अधिगम। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे अगला आता है क्वेश्चन 8, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। तो इसमें बताना आपको प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग बारे में। देखिए क्या दिया है, पहला टीचिंग फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ठीक है, टीचिंग फ्रॉम नॉन टू अननोन, मतलब ज्ञात से अज्ञात की ओर, पहला था सरल से जटिल की ओर। उसके बाद टीचिंग फ्रॉम पार्ट टू होल, मतलब कि भागों से संपूर्ण की ओर शिक्षण। और चौथा है टीचिंग फ्रॉम इंडेफिनिट टू डिफिनिट, अनिश्चित से निश्चित की ओर। ठीक है, इसका राइट आंसर जो होगा, देखिए जाहिर सी बात है प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग में क्या क्या कंसिडर होता है। देखिए कि सरल से जटिल की ओर आपको पढ़ाना चाहिए, उसके बाद ज्ञात से अज्ञात की ओर आपको पढ़ाना चाहिए, मतलब नॉन टू अननोन पढ़ाना चाहिए, और निश्चित से अनिश्चित की ओर पढ़ाना चाहिए। तभी तो कुछ क्रिएटिव कर पाइएगा, कुछ जो है कुछ नया आविष्कार होगा, है ना। मतलब टीचिंग फ्रॉम इंडेफिनिट टू डेफिनिट करना चाहिए, लेकिन ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। क्या है, टीचिंग फ्रॉम पार्ट टू होल, ठीक है, भागों से संपूर्ण की ओर। ये टीचिंग का जो है प्रिंसिपल नहीं होता, इसलिए 3 नंबर कट जाएगा और यहाँ पे 1, 2 और 4 सही हो जाएगा। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, विच शुड बी लेटरिंग साइज, व्हाट शुड बी लेटरिंग साइज फॉर मेन हेडिंग वाइल राइटिंग ऑन चॉकबोर्ड। चॉकबोर्ड में जो आप लिखते हैं, ठीक है, जो बोर्ड में लिखते हैं, तो मुख्य शीर्षक का जो है अक्षर जो होना चाहिए वो कितना mm का होना चाहिए, साइज क्या होना चाहिए। तो आंसर याद रखिए 50 से 60 mm का जो है होना चाहिए। ठीक है, तो 50 से 60 mm हो गया 5 से 6 सेंटीमीटर, मतलब ये लगभग इतना साइज होगा, 5 से 6 सेंटीमीटर आपका यही साइज होगा। मतलब इतना बड़ा बड़ा आपको लिखना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए मैं इतना बड़ा लिखूँ, जैसे देखिए इतना बड़ा लिख सकता हूँ, ITI है, इतना बड़ा आपको साइज कम से कम बोर्ड में लिखना चाहिए जब भी आप पढ़ाते हैं। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, समझ लीजिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग। फिर से यहाँ दिया गया उसी तरह क्वेश्चन, तो यहाँ पर भी आंसर वही जा रहा है, 1, 2 और 4 जा रहा है, तीसरा वाला यहाँ कट जाएगा। तो चलिए पहले इसको देख लेते हैं। लर्निंग रिजल्ट फ्रॉम सिमुलेशन, अधिगम उद्दीपन का परिणाम होता है। लर्निंग रिजल्ट फ्रॉम सिमुलेशन, ये तो सही बात, सिमुलेशन का बहुत बड़ा रोल होता है लर्निंग में। दूसरा ऑप्शन है देखिए, ये सही हो गया। लर्निंग लर्न्स फ्रॉम व्हेन दे आर विलिंग टू लर्न, अधिगम करता तभी सीखते हैं जब वो सीखने के इच्छुक होते हैं। जाहिर सी बात है, सीखने के लिए जब वो इच्छुक होंगे तभी तो सीख पाएंगे वो। सही हो गया। चलिए क्वेश्चन यहाँ पे ऑप्शन 4 पढ़ते हैं। लर्निंग इज बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस, जाहिर सी बात है कि अधिगम अतीत के अनुभव पर आधारित भी होता है। सही है। अब कौन सा इसमें गलत हो रहा है, देखिए, अर्ली सक्सेस डिक्रीजेज चांस ऑफ इफेक्टिव लर्निंग, प्रारंभिक सफलता प्रभावी अधिगम के लिए अवसर घटाती है। सही बात है कि अगर स्टार्टिंग में ही जो है सब कुछ आप बता देते हैं, ठीक है, अर्ली मतलब कि दिया गया है प्रारंभिक सफलता जो है प्रभावी, अब स्टार्टिंग में आपको तुरंत सफलता मिल गया, बहुत ज़्यादा सफलता मिल गया, तो आगे का अवसर जो है कहीं ना कहीं घट जाएंगे। और धीरे धीरे आप अगर आप जो है झेल करके आगे बढ़े हुए हैं, मतलब पूरा सह के आगे बढ़े हैं, अगर आप पूरा मतलब कि चीज़ों को फेल हो रहे हैं, फिर सीख रहे हैं, फिर बढ़ रहे हैं, फिर फेल हो रहे हैं, फिर उसमें सीखे हैं, तो उसमें अवसर बहुत ज़्यादा मिलेंगे, उसमें कुछ नया आविष्कार, कुछ क्रिएटिविटी भी कहीं ना कहीं में भी हो सकता है। तो साथियों आज का जो है हमारा यहाँ पे जो है वीडियो यहीं पे एंड कर रहा हूँ मैं, क्योंकि 100 क्वेश्चंस हमने यहाँ कवर कर लिया है और बस 100 क्वेश्चंस रह गए हैं। पार्ट नंबर 3 के लिए आपको वीडियो कल मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये जो वीडियोज़ हैं आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे और बहुत ही ढंग से आपको मैं समझाता हुआ हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ। तो उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो को प्यार जरूर दिखाइएगा, वीडियो दोस्तों तक शेयर कीजिएगा और जो है हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नए चैनल पर होंगे तो, सभी अपडेट्स आपको यहाँ पर क्योंकि मिलता रहता है। थैंक यू सो मच।